तदासीन्नो सदासीत्तदानीं शीघ्रजो नो व्योमपरो यत् किमवारिवः कुहकस्य शर्मन्नम्भ किमासीत् गहानं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतन्न तर्हि न रात्र्या नासीत् प्रकेतः आनीतवातौ स्वदया तदेकं तस्मादान्यन्न परः किञ्चनास तमासीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमिदम्। ओम। तो आप मोहित जी अपने बारे में पहले कुछ बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? वैसे तो आप सब जानते ही हैं, तो बैकग्राउंड इस प्रकार ही रहा कि वैसे तो इंजीनियरिंग की थी और लगभग 5-5.5 साल के आसपास जॉब किया। तो लास्ट विप्रो के बाद आपके साथ में था, आईटी जॉब बोले तो विप्रो ही था लास्ट, उसके पहले एक्सेल में। तो उसके साथ साथ ही उसके पहले ही 12th के आसपास से ही वेद आदि में थोड़ी रुचि बनी थी, तो पढ़ना वगैरह सब आरम्भ किया और इंटरनेट की कृपा से बहुत सारी लोगों से भी संपर्क हुआ और पता चला क्या पढ़ना चाहिए। पहले तो पता ही नहीं था कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे बहुत रुचि बनी और मन में ऐसा हुआ कुछ करना चाहिए करते करते इस पॉइंट पर आए कि अभी बहुत कुछ पढ़ लिया था उस समय तक, और आगे उसका करना क्या है, और पढ़ते जाना है या कुछ और करना है, वैसी सिचुएशन थी। तो वैसे मैं कोई बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं हूँ तो बहुत कुछ दूसरों के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं था विशेष मन में, ऐसा ही था कि पढ़ते रहेंगे पढ़ते मर जाएंगे और क्या है देखेंगे। तो पर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा माता जी का थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह बिगड़ा वगैरह कुछ हुआ, तो वापस घर आना पड़ा। और दिल्ली में इतना कुछ पढ़ने के लिए नहीं है सही बोले तो। करेक्ट। तो उस समय मैं पुणे में था और जो पाटिल गुरु जी हैं जिनके पुत्र को अभी महापरीक्षा उत्तीर्ण करने पर मोदी जी ने फ़ोन करके बधाई दी थी। अच्छा। उनके पास में न्यायशास्त्र में पढ़ रहा था। अच्छा। और शतपथ ब्राह्मण पढ़ता था दिन में सबसे पहले, फिर दोपहर को ऋग्वेद पढ़ता था और शाम को न्यायशास्त्र पढ़ता था। ये सब अपने कॉलेज के साथ साथ करते थे पुणे में? जॉब के साथ में पुणे में। जॉब के साथ मैंने थोड़ा सा वैसा जॉब लिया था उस समय की जिसमें मुझे कम परिश्रम करना पड़े, वर्क प्रेशर ना हो, पैसे भी कम मिलते थे पर उतने मिल जाते थे कि अपना काम चल जाए। तो ऐसे करके अपना सब चीज़ मैनेज कर ले रहे थे। फिर माता जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो वापस आ गया। फिर घर वालों ने वापस नहीं जाने दिया, फिर मिलाकर वापस नहीं जा पाए, तो सोचा कि अब वापस नहीं जा सकते तो चलो थोड़ा सा फिर जो दूसरा ऑप्शन तो यही है कि पैसा कमाओ ठीक से, उसी पे ध्यान देने लगे। परंतु ये तो था ही कि अल्टीमेटली ये तो नहीं करना है। फिर दूसरी बात ये थी कि क्योंकि कोई भाई वगैरह तो नहीं है तो विवाह तो करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा सोचा कि ये सब छोड़ करके कुछ काम का काम करते हैं, पर ये पता था कि ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत मार पड़ी है घर में तो ठीक है जॉब वगैरह करते रहे। फिर विवाह हो गया तो फिर ये सोचा कि अब तो रिस्क ले सकते हैं, आराम से देखा जाएगा। तो पिताजी से मैंने कहा कि इतना तो आपने कर ही लिया है कि, और इतनी बुद्धि तो मुझ में भी है कि कभी केवल ये वाली स्थिति आई कि अपनी रोटी पानी के लिए कमाना है तो उतना तो मैं कर ही लूँगा। तो सारे काम करने के लिए अंततः पैसे लगते हैं तो उतने पैसे तो नहीं थे, तो बहुत सारे स्थानों पर प्रयास किया। पैसे ये लगते हैं मानी कि भूमि चाहिए गुरुकुल के लिए, गौशाला के लिए, सबके लिए। तो मगर ये विचार कब आया कि गुरुकुल बनाना है? ये विचार तभी आया फिर कि वापस जाकर अपनी पढ़ाई तो नहीं कर सकते, मतलब दिल्ली छोड़कर तो नहीं जा सकते, घर वालों से बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, इतना तो स्पष्ट हो गया था। तो जब बहुत दूर नहीं जा पाएंगे तो फिर कुछ तो करना है ऐसी भावना तो थी ही। तो फिर ये सोचा कि चलो हमने पढ़ा भी बहुत है, इतना कम तो नहीं पढ़ा है, तब तक भी पढ़ते पढ़ते 8 साल तो हो गए थे, 8 साल से ही सभी पढ़ रहे थे। तो ये सोचा कि चलिए बहुत कुछ पढ़ लिया है और एक प्रकार की दृष्टि यानी सोचने का तरीका मिला, क्योंकि जो पारंपरिक लोग थे उनको बहुत निकट से देखा, बहुत भारत घूमा और आधुनिक संसार में तो हम रहे ही बचपन से। तो जो भी कुछ दोष नहीं कहूँगा मैं, पर न्यूनताएं यानी क्या बोलेंगे, ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, फॉल्ट नहीं है, जो ड्रॉबैक्स पारंपरिक लोगों के बीच में हैं तो उनको भी बेहतर समझ पाने का
कि इस कारण क्या समस्या हो रही है आजकल। या जो सही बोले तो शास्त्र के उसमें भी नहीं है, परंतु मतलब इसमें कहीं से भी कहीं तक कोई आधुनिकीकरण या लिबरलिज्म या वोकिज्म वाली बात नहीं है, परंतु जिस प्रकार से समय बदला है उस प्रकार से कैसे हम पुरानी चीज़ को बचाते हुए भी चल सकते हैं, बजाय कि इसके कि लोग हमसे इंडिफरेंट हो जाए या उदासीन हो जाए, उनको फ़र्क ही ना पड़े जैसे भी सिचुएशन हाँ है। जी। ये बिल्कुल एक अलग संसार है और जो आम लोग हैं उनका एकदम अलग संसार है। यदि आप धर्म की बात करें तो ये एक अलग हिंदुइज्म चल रहा है, Correct. वो एक अलग हिंदुइज्म चल रहा है। बिल्कुल। तो यद्यपि जो अधिकतर लोग चला रहे हैं, जिसको जो आम समाज में वो आया यहीं से है, और वो डिस्कनेक्ट इतना बड़ा हो गया, जो ग्रेजुअल एक चार्ट होना चाहिए। वही वाली बात वो हर फील्ड में होती है। साइंटिस्ट जिस लेवल पर बात करते हैं वो बहुत ऊपर होती है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा, सही। पर हम उनसे कनेक्टेड हैं फिर भी हर तरह से। जितना हमारे लिए काम का है उस नॉलेज के इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करके वो लोग एक चैनल बने हुए हैं, जिस चैनल से वो हम तक पहुँचते हैं और हमारे काम के जितना हम ले लेते हैं, ठीक है। बाकी हम छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर बहुत अजीब सी स्थिति बनी हुई है फिलहाल। ठीक। तो मन में विचार था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे जाने के बाद भी ये चीज़ बची रहेगी। और अभी जितना भयंकर डिक्लाइन हमने अपने सामने ही देख लिया, जब से हमें समझ में आना शुरू हुआ तब से अभी तक ये हमें इतना समझ में आया, तो पहले कितना हुआ होगा और आगे और कितना ज़्यादा होगा। तो सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अटैम्प्ट करना चाहिए। तो वो एक एडवांटेज अपने पास में था, और दूसरा एडवांटेज ये था कि और कुछ नहीं तो अपने को कम से कम ये चिंता नहीं करनी कि घर पर कुछ कमा के देना है, बस थोड़ी सी बेइज्जती होगी, बाकी कुछ नहीं। तो ये रिस्क ले सकते हैं। तो फिर इस प्रकार इस गांव में आए। ये हमारे ससुराल वालों का गांव है, उन लोगों ने ये धरती, मैंने जैसे आपको कहानी बताई, तो उस प्रकार से हमको दी कि आप यहाँ पर कुछ कीजिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिर गुरुकुल का निर्माण आरम्भ किया। तो जैसा मैं बता रहा था, अभी जहाँ बैठने से 5 फुट नीचे था ये सब, मिट्टी वगैरह डलवाई। उसके लिए जब हम यहाँ पर आए तो अपने पास में ट्रस्ट के अकाउंट में 15 लाख रुपए के आसपास कुछ थे, और वो तो दिखाई दे रहा था कि खर्चा बहुत होगा, पर जैसा कि मेरा स्वभाव है जो कि इतने रेज हो गए थे खुद के डाले, बचे हुए थे अपने बचे हुए? अपने पर्सनल वाले तो इसमें नहीं थे अभी, हाँ वो जी। आगे लग गए। तो पर 15 लाख रुपए जैसे हम कुछ उसके पहले भी और जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे रेज कर कुछ पाए थे एक्स्ट्रा कुछ। फंड रेज हो गया, ठीक है। जो सेविंग्स के रूप में हो गया था उस समय एक प्रकार से। तो उतने ही पैसे थे। तो ऐसे वैसे लॉजिकल नहीं है ये काम करना, पर अभी तक जितना भी हुआ है मैंने ऐसे ही किया है। तो पहले काम शुरू कर दो, बाद में फिर रेज करते करते धीरे धीरे। तो ऐसा 6 महीने में एक बार ज़रूर होता है कि जब टोटल कैश इन हैंड 5,000 से कम होता है। उस समय एकदम फंड रेजिंग शुरू होती है। उस समय थोड़ा सा दिल धक-धक करने लगता है कि अभी क्या होगा। ऐसा होता रहता है। तो अपने खुद के लगभग मेरे और पत्नी के मिला करके 8-1 लाख रुपए पहले के बचे हुए थे। वो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर थी पहले दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सब गया। तो उन्होंने कोऑपरेट कैसे करा इस सब एकदम? वो भी शादी करने के बाद, या तो विवाह नहीं करते तो ये सब करते तो फिर भी सही था, मगर विवाह करने के बाद मतलब बहुत ही अलाइनमेंट चाहिए लाइफ में ये करने के लिए। जैसा मैंने बताया, कुछ तो उन लोग के परिवार का भी संस्कार था। गौशाला तो उन लोगों ने बनाई थी, तो कुछ तो मन में संस्कार था ही। तो ठीक है, देखा जाएगा उस प्रकार का स्वभाव कि जो होगा देख लेंगे, कर लेंगे। तो ऐसा शांत स्वभाव बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए कि हो ही जाएगा ऐसा करके। तो फिर वही बात कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आए थे तो इतने पैसे थे, फिर मैंने कभी निर्माण किया नहीं था, कभी बनते भी नहीं देखा था। बचपन से बने बनाए घरों में रहे, घर तो 2-3 बदले, पर हर बार इस बने हुए घर से उसमें चले गए। करेक्ट। तो वैसे ही रहा। तो निर्माण के लिए मिस्त्री क्या, मजदूर क्या, कितने पैसे लगते हैं, कौन मिस्त्री कितने लेता है, कुछ भी नहीं पता। तो बहुत ढूंढ ढांड के एक ठेकेदार पकड़ा, और ठेकेदार जो है वो भी सारे अब तो मुझे पता है, तो 4 साल हो गए। सारे ठेकेदार अपना प्रोफाइल इतना भयंकर बनाते हैं जैसे IT के ठेकेदार होते हैं वैसे ही लोग भी होते हैं कि हम तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये वो। तो ये जो ठेकेदार था, मतलब वैसे फालतू की कहानी है, पर फिर भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो ये हर एक चीज़ इतनी बड़ी बड़ी बताता, शुरू ऐसे करता। तो दिल्ली में इसने सरकारी ठेके ले रखे छोटे मोटे। तो बोलता ऐसे एकदम स्टाइल में बैठ करके, चाय का गिलास हाथ में लेके, पैर पे पैर रख के, तो बोलता कि राष्ट्रपति भवन है ना सर? हाँ है। उसमें जो राष्ट्रपति का प्राइवेट कमरा है, अच्छा, उस कमरे के पीछे सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा,
उस सर्वेंट क्वार्टर में जो बाथरूम है, मैंने अच्छा उसका जो डोर हैंडल है मैं लाया था नीलू से। अरे बाप रे। तो बहुत बड़ा ठेकेदार। तो आता जाता उसे कुछ नहीं था, ऐसे कुत्ते पे सब चल रहा था। मैथ्स इन लोगों को इतना बर्बाद रहता है, मिस्त्री हो ठेकेदार हो कोई हो, मतलब मुझे खुद कैलकुलेट कर करके बताना पड़ा कि सीढ़ी में इतना ईंट लगेगी, इतना मसाला, इतना पत्थर। मैंने सोचा एक्सपर्ट है, लोग करते हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं इस काम से तो इनको पता होगा, पर समझ में इन्हें कुछ नहीं पता। फिर मैं ही कॉपी पेंसिल लेकर के सब इनको समझाने लगा बाद में। तो शुरू में तो बहुत बुरी दशा थी, ये लोग बोले कि इसमें रद्दा जो होता है, ईंट की एक लाइन को रद्दा बोलते हैं की भाषा में। तो बोला कितने रद्दे का बना है, 18 इंच का, 22 इंच का। मुझे कुछ भी नहीं पता, फाउंडेशन के लिए पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको बोलूँगा मुझे नहीं पता तो फिर तो आगे तो कितना पागल बनाएगा। तो मैंने सोचा ज़्यादा अच्छा ही होता तो 22 इंच का बनाता। फिर मुझे बाद में पता चला कि उतनी की आवश्यकता नहीं थी, थोड़े से पैसे बेकार गए, चलो बहुत बड़े नहीं पर गए। इस तरह से करते करते ये सब सीख गए। अब तो ऐसा हो गया कि अब एक फॉल बैक ऑप्शन, यदि पैसे नहीं रहे तो ठेकेदार मैं ही बन जाऊँगा। ये ऊपर जो पिलर बने हैं ऊपर वाले फ्लोर में, वो मैंने और ये जो लड़का काम करता है हम दोनों नहीं बने। इस प्रकार से करते करते जब यहाँ पर आए थे तो पहले हम यहाँ नहीं रहते थे, अंदर जहाँ बता रहा था भूस वाली जो जगह है वहाँ पर एक 15 बाई 15 का कमरा था। उसी में मेरी रसोई थी, उसी में हम रहते थे पति पत्नी, उसी में रात को बच्चे भी सोते थे, सब लोग हम उसी एक ही कमरे में सोते थे, उसी में भोजन बनता था। और गर्मी में क्योंकि हम यहाँ आए थे तो वैसे अगस्त था, पर यहाँ बहुत गर्मी होती है उस समय। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने इतनी दुर्दशा रहती थी क्योंकि बाहर पूरा आंगन है, छाया के नाम पर एक कमरा ही है, और कमरे में क्योंकि भोजन बनता है इतने सारे लोगों को तो कमरा भी बहुत गर्म हो जाता था। तो समझ भी नहीं आता कहाँ जाए, तो दिन में 4-4 बार नहाते थे। तो ऐसा करते करते वो जगह थोड़ी सेटल हुई, यहाँ के लिए फंड रेज होता रहा। तो एक जानने वाले अंकल जी थे, मैं उनको लेकर आया कि यहाँ कितना पैसा लगेगा, आप थोड़ा एस्टिमेट बताइए। उन्होंने बोला कम से कम 30 लाख तो लगेगा। मेरे पास 15-16 ही थे, तो मैंने सोचा झूठ बोल रहे हैं, आपने मन को समझा। काम शुरू किया, शुरू करते करते तो यहाँ पूरा करने में लगभग 50 लाख के आसपास तो लग गए। अरे बाप रे। तो मिट्टी इतनी पड़ गई, आप समझिए ना, ये 1200 गज के आसपास है और 5 फुट नीचे से ऊपर तक इतनी तो मिट्टी पड़ गई। लाखों रुपए की तो मिट्टी मिट्टी हो गई। कम से कम कुछ भी नहीं तो 2.5 लाख के आसपास तो 2 लाख के आसपास तो ईंटें लगी हैं यहाँ पर, कम से कम 2 लाख ईंटें लगी। 5.5 रुपये के हिसाब से 11-12 लाख की तो ईंटें हो गई। तो काफ़ी खर्चा हो जाता है ऐसे करते करते। तो ये सब कहानी रही, इस प्रकार से निर्माण किया। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पक्ष हो गया। फिर वही सब रहते रहते गाँव वालों के साथ में भी तरह तरह के अनुभव हुए, जिनमें से अधिकतर तो अच्छे नहीं थे। तो बच्चों को पढ़ाना भी जैसे आरंभ किया, तो पहले कुछ स्थानीय बच्चों को भी रखा, पर फिर वो समझ में आया कि वो नहीं चल सकता। अच्छा। स्थानीय बच्चों के साथ में समस्या रहती है क्योंकि माता पिता हर दूसरे दिन आ जाते हैं, और क्योंकि ये लोग बहुत कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड मगर थोड़ा पहले जाते हैं इससे कि इससे बच्चे शुरू कैसे हुए, पहला बच्चा ऐसे कहाँ से आए? बच्चों को हमने इस प्रकार किया कि अभी जो सिचुएशन है तो स्पष्ट बात करें भी, और अभी से नहीं है, पहले से ही। मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की, उनके भी पत्र विज्ञापन आदि पढ़े हैं। उस समय उन्होंने भी प्रयास किए थे। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी जैसी भी हो, कुछ लोग सही माने गलत माने, वो अपनी जगह है, परंतु प्रयास उन्होंने जो किए तो उनसे मैंने कुछ सोचा सीखा जाए। मतलब पहले से ही पढ़ रहा था मैं, जब तक मेरे मन में विचार नहीं था गुरुकुल का, तब भी मैंने पढ़ा वो सब। तो उन्होंने अपने जैसे वो भी सफल हुए काफ़ी हद तक जो भी करना चाहते थे उसमें एक बड़ा कारण ये भी था कि उनको भी अच्छे फंड रेजिंग हो गई उनकी, सीधा बोले तो राजा महाराजा से लेकर के बड़े व्यापारी लोग सब ने उनको पैसा दिया। तो उन्होंने लिखा कि फिरोज़ाबाद में जो चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर हमने पाठशालाएँ गुरुकुल वगैरह खोले, लेकिन सब लोग गुरुकुलों में गरीब के बच्चों को भेजते हैं और अपने बच्चों को अलग लिपि पढ़वाते हैं। वैसा एक चिट्ठी में अपने किसी जानने वाले को लिख रहे हैं। मतलब उर्दू या पर्शियन एक हाई सोसाइटी है, तो वो पढ़वाते हैं, बाकी गुरुकुलों में गरीबों को बच्चे। तो वैसे एक हमारा मित्र है, वो दूसरे गुरुकुल में कहीं पढ़ाता है, तो उसने एक वन लाइनर बोला काफ़ी बढ़िया था कि पहले लोग भाव से गुरुकुल आते थे, अभी अभाव से आते हैं। पहले भाव से आते थे, अब अभाव से आते हैं। सही वाला बात तुम्हारी ठीक है। अभी ऐसा हो गया, अभी एकदम स्पष्ट बात करें तो नगर में कोई व्यक्ति छोटी मोटी नौकरी करता है 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से, तो उसे कोई जगह चाहिए। पत्नी भी नौकरी करने जाती है कहीं 400-500 रुपये में, तब जाके वो लोग छोटा सा अपना कोई
जो कि झोपड़ी टाइप की जगह में रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ भी किराया बहुत है अभी तो उन्हें कोई जगह चाहिए जहाँ पर बच्चा रह सके, कहाँ रहेगा, वो जो क्रेच वगैरह है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के गुरुकुलों में डाल देते हैं। मेन थीम यही होता है, स्पष्ट बात यही, कोई वेद पढ़ने के लिए नहीं भेजता अपने बच्चों को। तो और इस कारण से बहुत समस्याएं भी होती हैं बच्चों के साथ में बैकग्राउंड रिलेटेड जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि ये भी कहना बेकार की बात है, ये भी फिर वही फालतू का आइडियलिज्म है कि गरीब लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं और अमीर लोग सब करप्ट होते हैं, बुरे होते हैं, बकवास की बात है। तो जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं उस पृष्ठभूमि से उन्होंने अधिकतर गलत ही चीज़ें देखी सुनी समझी होती हैं, उन सबको निकालना, उनको डिटॉक्सिफाई करके फिर थोड़ा व्यवस्थित सभ्य बनाना, वही अपने आप में काम होता है। तो अब इस कारण से क्या होता है, दिल्ली में जैसे 3, 4, 5 गुरुकुल हैं तो वो हमेशा ओवर क्राउडेड रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में है? दिल्ली में है तो वैसे ही दिल्ली में एक है, वो भी ओवर क्राउडेड है। तो हमने उनसे बात की कि आपके जो सबसे छोटे बच्चे हों वो हमको दीजिएगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बड़े बच्चे ज़्यादा ठीक रहेंगे, आपकी नई जगह है। मैंने बोला नहीं, छोटे ही चाहिए। उसमें कारण ये था कि बड़े बच्चों की तो फिर उनको बदलना बहुत कठिन है। मैंने बोला जितने छोटे हो सके उतने छोटे बच्चे दीजिएगा। तो कुछ बच्चे तो वहाँ से आए, फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं वही बात की, बच्चे ऐसे अडेप्ट हो जाते हैं कि एक जगह से उनका हो एक जाता दोस्त एटलीस्ट बन जाते हैं, कुछ एक जगह से हो जाता लगाव ऐसा नहीं होता? बचपन में जल्दी व्यक्ति बदल जाता है। नए दोस्त बनाना बचपन में बहुत सरल होता है, नई जगह में एडजस्ट होना बचपन में सरल होता है। बड़े होने के बाद चीज़ें थोड़ी सी सॉलिडिफाई हो जाती हैं कि एक सेट पैटर्न बन जाता है कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो वाली चीज़ बड़े होने पर ज़्यादा होती है, बचपन में बहुत कम होती है। और ये मनुष्य में, सभी जीवों में है, गाय में, कुत्ता में, सब में ऐसे ही होता है। छोटे से लेंगे तो अधिक रहेगा। हाँ। तो फिर वैसे ही करते करते, जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि मैं घूमा बहुत हूँ तो मैं बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और हर प्रकार के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों से परिचय है। तो मैंने जब बात चलाई तो बच्चे तो आ गए आराम से। आज तक यहाँ पर लगभग 40 से 45 बच्चे आए हैं, रखे हमने केवल 16 ही हैं। कुछ तो खुद ही से चले गए कि हम नहीं रह पाएंगे, और अधिकतर हमने हाथ जोड़ करके वापस कर दी कि हम इनको नहीं सिखा नहीं पाएंगे। नहीं सिखा पाएंगे। तो सिर्फ उन्हीं गुरुकुल से आए या कुछ और डायरेक्टली? उस गुरुकुल से तो कम ही बच्चे आए थे। उस गुरुकुल से तो मान लीजिए 1/4 के आसपास ही है। बाकी बच्चे तो फिर वही डायरेक्टली कि ये हमारे जानने वाले का जानने वाला है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे कर कर। क्यों भेजते हैं लोग? इसीलिए भेजते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, एक तो अभाव आर्थिक से? कारण सबसे बड़ा होता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए अब जैसे कोई मेरा मित्र है, वो किसी और वेद पाठशाला में पढ़ाता है, उसको पता है कि हम लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं, उसे हमारी क्वालिटी पता है। क्वालिटी सब चीज़ में, भोजन से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, सब चीज़ से लेकर के। और उसकी इंडिविजुअली हम में विश्वास है कि हम आधुनिक चीज़ें भी सारी जानते हैं और फिर भी हम ये सब कर रहे हैं, तो हम कुछ बेहतर कर रहे होंगे, ऐसा वो लोग अज्यूम कर लेते हैं। उतना समझने का सामर्थ्य नहीं है उनका, क्योंकि उस बैकग्राउंड से नहीं है, और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो कुछ बढ़िया कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। तो इस कारण से उनकी श्रद्धा बनती है। इस कारण से भी वो अपने रिश्तेदारों को या कोई बच्चों को, कि इनको ले जाओ, इनको पढ़ा लेना, ऐसा करके इस प्रकार हो जाता है। तो अभी हम जैसे कि मतलब अभी आप आज थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा रिमोट सा एरिया पड़ जाता है। वैसे तो दिल्ली के पास ही है, पर अंदर 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 बहुत हो जाता है। फिर भी यहाँ पर इतने सारे बच्चे आए पिछले सालों में, तो जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी से भी कम था, अभी तो फिर भी इतना हो गया है। शुरू के 6 महीने में तो जो है जिस फ्लोर पर हम बैठे हैं ये भी नहीं था। शुरू के 6 महीने में तो बस जो मैं आपको पहले बता रहा था, 15 बाय 15 का एक कमरा और बस आंगन, बस इतना ही था। तो इस प्रकार से ये सब था। ऐसे करते करते बच्चों से परिचय होता कि बच्चे भी आते गए, तो थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा तो ये चीज़ तो सरल हो जाएगी। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम तो केवल 2 ही चीज़ होती है, एक तो अच्छी टीम बना पाना, यानी साथ के लोग जो काम में हाथ बटा सकें, सब प्रकार के काम में, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, गेट का हो गया, ये बच्चों को पढ़ाने का, और दूसरा फंड रेजिंग का। बस ये 2 ही प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें तो मैनेज हो जाएंगी। तो बच्चे जो सारे आते हैं सब ब्राह्मण बच्चे हैं? हाँ, सभी ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण परिवारों से हैं? जी, ब्राह्मण परिवार से। ऐसे हमने किसी को मना नहीं किया, पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है। ब्राह्मणेतर परिवार से भी एक लड़का था। हाँ जी। तो अच्छा था वो पढ़ने में। हाँ। तो हमें शिविर में मिला था। हमने एक बार शिविर लगाया था, तो शिविर में तो सब शिविर मतलब बच्चों को ढूंढने के लिए? संस्कार दीक्षा शिविर, जैसे हम कैंप लगाते थे पहले, जैसे पलवल में कई बार लगाया, एक बार गोंडा में भी लगाया था। वो क्यों लगाते हो? वो कैंप लगाने का जो एकदम ओरिजिनल कारण था वो तो ये था कि
जब तक गुरुकुल नहीं है तब तक कुछ तो करें, तो कुछ शिविर तो लगाते करें। हैं। तो शिविर तो में उसका- कुछ थोड़े दिन के लिए हाँ, उसका उस उद्देश्य समय रहता है में कि कुछ सिखाना। 10, 12, 14 दिन तक बच्चों को वहाँ रखें और उनको एक थोड़ा सा आइडिया दें कि ये ठीक है। गुरुकुल का जीवन कैसा होता है। उनके अंदर किसी भी मात्रा में थोड़ा सा बीज सा भी पड़ जाए तो वो इस जीवन में ना आए, पर इस जीवन को जीने वाले लोगों के लिए सिंपैथी रखें, ठीक है। आगे चल के जीवन में कुछ भी करें। तो बढ़िया। क्योंकि केवल एक पैसा ही सब चीज़ नहीं है, पैसा तो एक चीज़ है, हम्म, पर मान लीजिए कोई वैसे ही बस मन में श्रद्धा रखें, कम से कम एंटी तो कम से कम ना हो, इतना तो पक्का होगा। उनको एक हैप्पी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इन चीज़ों के प्रति, क्योंकि अधिकतर लोग इतना लॉजिकली नहीं सोचते कि ये कितनी बढ़िया बात है या बुरी बात है। अधिकतर लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ों को जज करते हैं। अगर उनका एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेकर अच्छा है तो वो चीज़ अच्छी है, अगर नहीं अच्छा है तो वो चीज़ बुरी है, चाहे वो चीज़ अपने आप में कैसी भी हो। ठीक। तो उनको एक अच्छा अनुभव मिले, उनको थोड़ा बहुत परिचय मिले और वो बीज किसी किसी में तो आगे जाके बड़ा होगा। बिल्कुल। ये सोच करके शिविर लगाते थे। विचार अभी भी है कि अभी भी लगाएंगे, अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। विचार अभी भी है कि बच्चों का भी और बड़ों का भी, जो बड़े इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बड़े होने में ये फ़ायदा है कि बच्चे जैसे हैं तो बच्चों को तो आप बहुत कुछ गहरी बात नहीं बता सकते। बच्चे बच्चे हैं, आप उनको ज़्यादा ज्ञान देने लगोगे तो उनके बहुत ऊपर से जाएगा, वो आपकी शर्म में सुनते रहेंगे और वो मन से सो जाएंगे। करेक्ट। लेकिन बड़े लोगों के साथ ये एडवांटेज है कि जिसको गहरा ज्ञान लेना है, थोड़ा भी उसको क्लैरिटी है, तो वो अपनी इच्छा से लेने के लिए आएगा। वहाँ आप एक प्रकार से अपना कोर आइडियाज़ वहाँ आप दे सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। तो ऐसा विचार है कि बड़ों के लिए भी करने का और बच्चों के लिए भी करने का। यहाँ तक कि मैंने एक कॉन्सेप्ट ये भी सोचा था कि जो पौरोहित्य करते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में गुरुकुलीय व्यवस्था नष्ट ही है, बिल्कुल। प्रैक्टिकली खत्म है। बिल्कुल। दक्षिण और में थोड़ी जो मात्रा में- पुरोहित आते हैं वो मन भी नहीं करता कईयों को तो बुलाने का। कुछ मैं सही बताऊं, अगर घर में कुछ हवन करवाना हो, कुछ या कुछ भी, मतलब घर में आए या साल में एक बारी जो हवन करवाना है, कुछ करना है, जब किसी पुरोहित को बुलाओ ना तो कोई आर्य समाज का मिल जाए तो फिर भी सही रहता है, नहीं तो बिल्कुल बुलाने का मन ही नहीं करता। सही बात तो ये है। तो जबकि आप एकदम सही से बात करें तो जो काम उनको करना है एकदम, मतलब प्रोफेशन वाइज बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हाउ टू डू में बात कर रहा हूँ, वाई और उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। तो हाउ के बेसिस पर ही केवल बात करें तो भी मुश्किल से 2 साल में कोई भी व्यक्ति अच्छे से सीख सकता है। अच्छा। तो मतलब बस वो एक्ट परफॉर्म करने वाले सेंस में बात कर रहा हूँ मैं, तो उस सेंस में वो 2 साल में सीख सकता है। उसको बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आम लोगों की आवश्यकता होती है उतने की बात कर रहा हूँ। कोई ठीक है। बहुत हायर लेवल के रिचुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। उतना 2 साल में हो सकता है, पर बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है। आप ये विश्वास कीजिए कि चलिए मैं स्वयं एक बहुत कंजर्वेटिव परिवार से हूँ, जैसे कि अधिकतर लोग थे 1-2 पीढ़ी पहले तक भी। हमारे दादाजी भी बहुत अधिक श्रद्धालु व्यक्ति थे, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, परंतु रामचरितमानस फिर भी उनको अधिकतर कंठस्थ ही थी। और वैसे आचरण आदि से बहुत बढ़िया थे, बहुत रिमोट एरिया से थे मथुरा में, मतलब मथुरा ऐसे दूर नहीं, पर हमारे गांव तक जाने में भी 3.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। दिल्ली से नोएडा से, तो वही अंदर 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 छोटी सड़क, फिर और छोटी सड़क वाला हिसाब। तो यहाँ की सड़क जिसमें आप आए हैं वो फिर भी बेहतर है आप। तो उस परिवार, उस पृष्ठभूमि से हुए, ऐसा अनुष्ठान धर्म कर्म जितना हो सकता है आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार बहुत करने वाले हुए। हमारे पिताजी भी उसी प्रकार के विचार से हैं। और उसके बाद भी मुझे भी 12वीं तक भी नहीं पता था कि ऐसे वेद पढ़ने की परंपरा होती, लोग वेद कंठस्थ करते हैं, ये सब कुछ भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। वो इंटरनेट की वजह से पता चला शुरू। तो उत्तर भारत में ये स्थिति है। दक्षिण में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पर यहाँ की तुलना में फिर भी बहुत बेहतर है। हाँ, यहाँ अच्छी से तुलना बात। नहीं है। तो मंदिरों की भी स्थिति इतनी हाँ, अच्छी है। किसी भी चीज़ की। हाँ। तो खैर, तो एक विचार ये भी था कि ऐसा कुछ कोर्स जैसा डेवलप करके जो आसपास के लोकल पुरोहित हैं उनको एक, मतलब क्या बोलेंगे, एग्रीगेटर कह लीजिए, जो कह बिल्कुल। लीजिए, बढ़िया। क्योंकि जैसे हम जानते दिल्ली में लोगों को जो अच्छी दक्षिणा दे सकते हैं, अगर वो प्रसन्न होंगे तो अच्छी दक्षिणा देंगे। और ये जो वर्ग है, क्योंकि इनको गांव में कोई नहीं पूछता, मतलब हमारा जो गाय का काम करने वाला आता है, गाय का डॉक्टर जो है, तो वो ऐसा बता रहा था कि मेरी बहुत अच्छी शादी हुई और ये हुआ वो हुआ, पूरे 8 लाख रुपए लगे मेरी शादी में, ऐसा तारीफ कर करके अपनी बताता। 8 लाख रुपए मैंने गाँव में बहुत बड़ी शादी होगी। तो और बोला कि और पंडित आया और उसने बोला कि वो दक्षिणा लेने से मना करने, वो बोला पूरे 1500 रुपये लूँगा। तो बोला कि मैंने कहा ठीक है भाई, अभी तो तेरा मौका है, ले ले, पर मैं भी डॉक्टर हूँ, जब तेरी गाय देखने आऊँगा तो तुझसे वापस निकालूंगा। मैंने बोला ये अब 1500 रुपये ये में कौन हालत पंडित आएगा ढंग का? मतलब ये पूरी इकोसिस्टम वाली बात है ना। अगर कोई, फिर वही बात कि अभाव से बेचते हैं, भाव से नहीं बेचते, आगे कुछ है नहीं ना भविष्य। करेक्ट। 1500 रुपये के लिए लोग दुखी कर रहे हैं, तो कोई क्यों पड़ेगा, कुछ और काम नहीं देखेगा। अभी मैंने एक बार ट्विटर पर भी डाला था कि गांव में लोग जैसे गायत्री जप करवाने की परंपरा होती है कि 1.25 लाख गायत्री का जप करवाना है।
हालांकि वो एक दूसरी बात है कि कोई धर्म के लिए करना है ऐसा नहीं करते, जीवन में कोई समस्या होगी तब अधिकतर लोग बोलते हैं। हाँ। ऐसे ही कि बस हमारा कर्तव्य ऐसा करके कोई नहीं बोलता कि कुछ भी समस्या आ रही है, लड़के की शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसका एक्सीडेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा करके अभी जो हमारा ठेकेदार है जिसको ऊपर से काम दिया था मैंने, तो उसका मोबाइल चोरी हो गया, उसके 15 दिन बाद भी बटुआ भी चोरी हो गया। तो वो मेरे पास आया कि गायत्री जब करवाने में ये हो गया। अच्छा, मैंने बोला करवाएंगे अभी थोड़ा समय, पता नहीं उसके दिन ही ऐसे चल रहे हैं, उसके और 1 महीना तो सांप ने काट लिया। अरे तो हॉस्पिटल में पड़े उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने आपसे कहा था आपने करवाया। तो ऐसे में लोगों को याद आता है, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इस गांव में आए तो हमने सोचा चलो गांव वाले से थोड़ा व्यवहार बन जाएगा। तो एक दिन हमारे बहुत पीछे पड़ा कि हमारे लिए गायत्री जब कर दीजिए। मैंने बोला कि यार मैं तो इतना टाइम नहीं है, और उसमें 1.25 लाख बार गायत्री मंत्र का जप करना रहता है। तो वो आप सीधा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 8-9 घंटे एक व्यक्ति करेगा तो भी उसे 15 से 16-17 दिन तक लग जाएंगे, और उसका होम करने के लिए 1 दिन अलग से चाहिए, तो 17-18 दिन का काम हो गया। तो उसके लिए गांव वाले जो ऑफ़र करते हैं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, 1100 रुपये ऑफर करते हैं। बाप रे बाप। गांव में तो ये सिचुएशन, अधिकतर लोग गांव में ही होते हैं, यहीं से लोग शहर में जाएंगे तो किस मेंटल मेकअप के साथ में हो जाएंगे। अभी इसी में एक और फनी इंसिडेंट ये है कि यहाँ गांव में जो पौरोहित्य करते पंडित जी, तो उन्होंने पहले शहर में नौकरी का इसका उसका बहुत सारे प्रयास किए, कुछ भी नहीं हो पाया। तो फिर सोचे चलो पौरोहित्य कर लेते हैं, तो वो पौरोहित्य करने लगे। तो उनके साथ भी वही समस्या, गांव में लोग जितना पैसा देते हैं, तो हमने ठीक है उसको मैंने हाँ बोल दिया था, तो उसको तो हमने किया, और करते करते सब मिला के हवन ववन सब मिला के फाइनल जो उसका टोटल खर्चा हुआ, तो सब मिला के उसका खर्चा जो टोटल आया था वो 2320 रुपये आया था। 2320 रुपये में उसने कम से कम, मुझसे तो ऐसा काम नहीं होता, तो हमने जेन्युइनली उसका काम किया। 16-17 दिन लगे 1.25 लाख जब करने में, जो भी कुछ है उसके बदले में 2320 रुपये। क्या होते 2000 रुपये, कुछ भी नहीं होता। हाँ अपनी तो ऐसे में मतलब फिर वही बात है ना कि जब ये रिस्पांस मिलेगा तो कोई इस लाइन में क्यों आएगा। बिल्कुल सही बात है। सारी बात मिली जुली है और मिला जुला इसका समाधान होगा। ऐसा वो चिकन एंड एग वाली बात होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पंडित एक साथ बैठ जाए कि नहीं पहले हमें पैसा दो फिर ही हम पढ़ना सीखेंगे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे पंडित बोले तुम जब पैसा दोगे तब पैसे देने, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों चीज़ें धीरे धीरे करके सुधरेंगी। तो वो जो पंडित था उसको बोला किसी ने कि हमारे लिए 1.25 लाख गायत्री का जप कर दो, तो उसने बोला कि मैंने जप कर करके गायत्री अपने अंदर समाहित कर लिया। मतलब पहले उसने दक्षिणा वगैरह पूछी, तो उसने कुछ बोला कि 500 तो पक्का दूंगा पंडित जी, और बढ़िया से हो गया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, पूरे 1100 रुपये दूंगा। तो बोला कि मैंने अपने अंदर गायत्री समाहित करनी है, तू 500 रुपये दे दे, मैं अभी संकल्प बोल के 1.25 लाख गायत्री तेरे लिए छोड़ दूँगा, बैंक ट्रांसफ़र हो। फिर वो व्यक्ति हमसे पूछने के लिए आया कि ऐसा होता है क्या। तो पहले तो मुझे बहुत हंसी है। फिर मैंने बोला मैं क्या बोलूँ। नहीं भाई तू किसी और को देख ले। तो समाज की स्थिति बहुत बेकार है। हमारे पास में कम से कम जो गांव स्तर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी गाय हैं उन लोगों ने दान ही की है, पर वो सारे उस प्रकार के संपर्क हैं जिसको कुछ सोचने समझने का सामर्थ्य है, जो थोड़े पढ़े लिखे पृष्ठभूमि से हैं। उन लोगों ने, जिन भी लोगों ने अभी तक किए, एक भी आज तक देखने नहीं आया, और मतलब सब फोटो वाले पर ही काम चल गया। मैं उनको झूठ बोलता हूँ, मैं गाय बेच दूँ, कुछ भी करूँ, कोई पूछने किसी वाला को नहीं। पता है। परंतु गांव के जो लोग होते हैं तो मतलब वो ऐसा ही बोलते भी हैं। ऐसा नहीं कि वो इस बात को कुछ यूफेमिस्टिकली बोलेंगे या पलट के बोलेंगे, कुछ नहीं। जी ये गाय थी जी, ये दूध तो दे रही थी, 6 महीने से दूध देना बंद हो गया, तो कुछ नहीं, तो मैं सोचा कि दान ही कर दें। ये दान है भाई, कुछ तो सोच के बोल, तू दान कर रहा है, मेरा बोझ बढ़ा रहा है। तो कई बार लोग इस गली में मतलब ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे, गाय यहाँ खड़ी कर दे कि ये तो रख ही लेंगे। तो 1-2 बार तो मैंने रखी दया करके, 2-4 दिन खिलाया, फिर दुख तो बहुत होता है, पर मैं भी क्या करूँ, मेरे पास भी इतना नहीं है कि बस दुखी होते रहते हैं बैठे। मेरी ट्रैवल्स में मेरे को यही दिखा है। मतलब मैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ट्रैवल किया हूँ जब भी जो थोड़ी सोलो ट्रैवल्स में। मतलब गुजरात से निकलते हुए 2 साल पहले की बात है, एग्जैजरेशन नहीं है शायद, मतलब हज़ारों की संख्या में गाय होंगी, और वो मंदिर के पास ही रहती हैं, दूध नहीं देती हैं, तो सब गांव वाले बस गाय बैल सब छोड़ देते हैं। हज़ारों की संख्या में होंगे। मतलब मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई गाय से रैंडम चल रही है, उसको उसके मालिक ने सोचा दूध नहीं दे रही, छोड़ दो, और किसी प्रकार वो गर्भवती हो गई, तो गांव के लोग उसे बांध लेते हैं और फिर बेच देते हैं। ये गाय ऐसा झूठ बोल के बेचेंगे कि ये 2 साल से हमने पाली, ऐसा वैसा फला रेडम का, उसके 20 मिल जाए, 25 मिल जाए, वो तो फ्री में मिले उनको, सब बेच भी देते हैं। ऐसा भी खूब करते हैं बहुत।
वो जो पिक्चर है ना कि कौन सी फिल्म आई थी, जिस देश में गंगा रहता है, गांव के लोग बहुत बोलने वाले सीधे होते हैं, शहर के लोग होते हैं बहुत बोलने वाले सीधे, काम से काम रखने वाले। ये गांव के लोग बहुत अलग लेवल पर काम करते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस ये यूपी का है या बाकी जगह का? इन जनरल है, बस वही मतलब वो जो डिफरेंस है वो बराबर सही है, तो डिफरेंस तो बराबर जैसा ही है। सैड बस ना, सैड स्टोरी तो हो है, गई। अब क्या बोलेंगे, पर यही है जो भी है। तो बस वही है कि इन जनरल दक्षिण भारत के लोग कम हिंसा करते हैं, तो वहाँ के गांव वाले भी कम करते हैं, इन जनरल वाली बात है। पर मोटा मोटा ऐसे ही है। जब यहाँ नए नए आए थे तो भैंस के लिए, गाय के लिए भूसा वूसा रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, तो हम पहले खरीद रहे थे भूसा। अभी किसी ने बोला कि मैं गाय दान करना चाहता हूँ, तो अपने पास पैसे तो वैसे ही नहीं थे। मैंने सोचा अभी आज ये बोल रहे हैं, कल को उनका मन बदल गया, गाय तो अपने को चाहिए, तो भूसा नहीं था, गाय रखने का अनुभव भी नहीं था। गौशाला बहुत देखी है, पर किसी को पालना दूसरी बात होती है, 24 घंटे उसको दायित्व लेना। तो हमने सोचा चलो भाई देखा जाएगा, ये भी गाय तो लेकर आते हैं। तो गाय लेकर के हमारे यहाँ उसके लिए चारा कहाँ से आएगा, तो हमने पड़ोस में किसी को बोला, तो आप विश्वास नहीं करोगे, तो एक कट्टा भर के सारा चारा काट करके उनको देते थे। दिन में हमें सवेरे एक कट्टा लगता था, शाम को एक कट्टा लगता था। और वो कट्टा जो है अगर गांव में कोई और खरीदेगा, मतलब ये हमें और 15-20 दिन में पता चला, और क्लैरिटी होती गई, जैसे जैसे लोगों से औरों से बात होती गई। वो कट्टा गांव में कोई लेता तो वो 15 से 20 रुपये का लेता था, और हमने वो 80 से लेकर के 100 रुपये के बीच में खरीदा, सेम कट्टा। तो इनके पास तो बहुत आप ये सारा पहले जब बात हुई थी और उसके बाद भी मतलब काफ़ी इस बात की भी पब्लिसिटी हुई थी कि कोई एक स्पेसिफिक वेद शाखा है जिसके सिर्फ शायद 3 बताया आपने, 2 लोग रह गए थे उसको जानने वाले। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, वेद शाखा मतलब क्या हुआ? इस प्रकार विचार है ये कि जैसे पतंजलि महाभाष्य में इस प्रकार का वाक्य है, एकविंशतितः हम शाखा की बात करें तो यह तो असौ अर्थः स अनित्यः या तो वर्णानुपूर्वी सा अनित्य। तो जो क्या बोलेंगे विचार है, जो अल्टीमेटली जो भी कुछ है, मतलब जो अपना पारंपरिक विचार है, थॉट है, वो इस प्रकार है कि जो भी कुछ है वो सब एक बहुत डीप लेवल पर काम करता है। सबकॉन्शियस से भी गहरा कुछ होता है। सबकॉन्शियस तक तो चलो आप सभी लोग मानते हैं कि सबकॉन्शियस कुछ होता है, उससे भी गहरा कुछ होता है, ऐसा मानते हैं। उससे सारी चीज़ें क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोले तो एमिनेट होती हैं, वहाँ से करते करते और ज़्यादा स्थूल स्तर पर, यानी कि मोटे स्तर पर आती जाती हैं। तो जैसे भर्तृहरि जो विक्रमादित्य के पहले राजा थे, उनकी बहुत रोमांचक और रोचक कहानी है, तो ठीक है, उसको कभी और बात करेंगे। तो उन्होंने भी इस बारे में काफ़ी अच्छे से अपने विचार रखे। तो मोटा जो विचार है वो ये है कि परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, 4 स्तर पर विचार जो है या मंत्र जो है काम करता है। वैखरी माने कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, और ये जो शब्द है और उनका जो अर्थ से संबंध है वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपकी बुद्धि में है पहले से। आपने अपने माता पिता से लिया या किसी सिखाने वाले से लिया होगा, कहीं से आपके पास वो आया कि हम ऐसा कहेंगे तो उससे ऐसा अर्थ लेना, और उस अर्थ से एक विशेष अनुभव होता है। करेक्ट। यदि मैंने मीठा बोला तो मीठा से आप उसका अर्थ समझ के कि मीठा माने ये चीज़ मीठी होती है, और उससे संबंध में आपकी बुद्धि में कुछ अनुभव है, वो या तो आपको आनंद देगा या आपको कष्ट देगा, कुछ तो वो आपको महसूस कराएगा। तो इस प्रकार से अब वो जिस लेवल पर आप महसूस कर रहे हैं वो सबसे गहरा है एक प्रकार से। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए पर एक मोटे स्तर का प्रयोग करना पड़ा, वो शब्द का आवाज़ निकालने का स्तर था। तो वैखरी वो स्तर है जिसमें मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ, एक फिजिकल स्तर है वो पूरी तरह से। तो उससे थोड़ा सा सूक्ष्म होता है मध्यमा, जो अपने मन में या बुद्धि में कुछ कुछ सोचते हैं। ऐसा तो बस नाटकों में, फिल्मों में या कॉमिक्स में होता है कि एकदम वर्ड बाय वर्ड कोई व्यक्ति सोच रहा है, और जब हम सोच रहे होते तो ऐसा एकदम डायलॉग वाइज बोलते बोलते वैसा नहीं सोचते। तो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है पश्यन्ति, यानी कि जो समाधि वगैरह ये सब ध्यान वगैरह करते हैं उसमें वो और ज़्यादा डीप होता है। और परा यानी कि जो सबसे अल्टीमेट है, जो उस स्तर पर पहुंच जाता है उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के विचार है। तो सब कुछ जो है उसका स्रोत जो है वो उसी परा वाले स्तर से ही है। तो वेद भी जो है, हमने बोला कि वेद क्या है, तो अधिकतर लोगों की बुद्धि में कुछ मंत्र आएंगे, उनका उच्चारण आएगा, क्योंकि वो स्थूल स्तर से परिचित है। वो स्तर इतना स्थूल है कि उससे हर कोई परिचित हो सकता है। आप वेद मंत्र किसी को भी सुना सकते हैं, पर सुनाने से वो उस लेवल पर वो नहीं पहुंच सकते। और ये केवल वेद मंत्र इसका उदाहरण नहीं है। कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई कवि है,
तो वो कोई पंक्ति कहेगा, किसी को बहुत महसूस होगी, बहुत अनुभव होगी, या तो अपने अनुभव के कारण होगी, या उसमें इतना मानसिक सामर्थ्य होगा कि वो उस सिचुएशन को समझ पाएगा, उसको फील कर पाएगा। करेक्ट। और कोई इतनी मोटी बुद्धि का होगा कि उसको कितनी भी गहरी बात आप कह दीजिए, कोई ऐसा होगा कि बहुत सौम्य से गाने पर भी रो जाएगा, क्योंकि वो उतना अनुभव कर सकता है, उतना गहरा मन है उसका। तो वो अपना अपना किस व्यक्ति का क्या स्तर है वो वाली बात भी होती है। तो वेद मंत्र की भी वही बात हुई, किसी को शोर भी लग सकता है, किसी को ऐसा लग सकता है कि कुछ भी बज रहा है, किसी की नींद खराब होगी, किसी को बहुत मधुर भी लग सकता है, और कोई उससे परा के स्तर तक भी साधना करके बहुत लंबे समय बाद जा सकता है। परंतु जो परा से वैखरी तक की यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये यात्रा जो लोग करते हैं तो उनको ऋषि कहते हैं, क्योंकि वैखरी जो माध्यम है वो पहली सीढ़ी है उन लोगों के लिए जो अभी ऋषि नहीं है, जो ऋषित्व को प्राप्त नहीं हो, या जिनको वो सूक्ष्म ज्ञान नहीं मिला है, या वो लेना भी नहीं चाहते हैं, जैसे भी समझिए। तो उनके लिए जो सबसे पहली सीढ़ी भी ना हो तो भी कम से कम, मतलब ठीक है, हम राष्ट्रपति भवन देखने गए तो हमने ये तो कभी नहीं सोचा कि हम उसको कभी खरीद के उसमें रहेंगे, पर देख के अच्छा तो लगता है। जीवन में कभी वहाँ पे चौकीदार भी अंदर नहीं घुसने देगा, भगा देगा वहाँ से। तो फिर भी सब लोग देखने जाते हैं, ये बहुत बढ़िया क्या बहुत बढ़िया संबंध थोड़ी है। तो कहने का आशय हुआ कि कोई बढ़िया चीज़ होती है तो उसे देख के बढ़िया लगता है, इतनी सी बात है बस। वो अपने काम आएगी नहीं आएगी वो दूसरी बात है। तो उतना भी परिचय रहे तो एक संवेदना बनी रहती है लोगों में, ठीक है। भविष्य की संभावना के लिए स्थान बना रहता है। आप नहीं बने तो आपका बेटा या उसका बेटा कभी कोई तो बनेगा, हाँ जी। या उस कुछ स्तर तक तो पहुँचेगा, अभी से बेहतर तो होगा। तो उस स्तर से परिचय कराना ये काम ऋषियों का होता है, इसलिए कहते हैं ऋषियों मंत्र दृष्टा। उन्होंने मंत्र को देखा और देख करके फिर उस मंत्र को लोगों तक बताया कि ये ऐसा होता है। तो बताने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर एक ह्यूमन एलिमेंट आ गया, वो जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है वो तो ऐसा मानते हैं, हमने तो किया नहीं कि वो यूनिफॉर्म होता है, परंतु ये एक ह्यूमन एलिमेंट आ गया, ऋषि नाम से कोई मनुष्य जिसने उस अल्टीमेट एक्सपीरियंस को कुछ शब्द दिए। अब ये जो ह्यूमन एलिमेंट है, क्योंकि जैसा मनुष्यों के साथ होता ही है, तो यंत्र होने के बाद भी यदि आप किसी मनुष्य को बोलो कि आप इसमें कुछ करो, एग्जैक्टली सेम कभी हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही शाखा भेद है कि एग्जैक्टली सेम कभी हो ही नहीं सकता। वही बात एक ऋषि ने दूसरे प्रकार से कही होगी, दूसरे ऋषि ने दूसरे प्रकार से कही होगी, उसमें से कुछ प्रकार अधिक प्रसिद्ध हो गए, या उस प्रकार के अनुसार चलने वाले बहुत लोग हो गए, तो वो एक शाखा बन गया, ऐसा समझ लीजिए। ये इसमें डिफरेंस उच्चारण का रहेगा? उच्चारण का भी होता है, जैसे मैंने वो क्योंकि मंत्र तो चेंज नहीं होते ना, मंत्र भी चेंज होते हैं। तो जैसे मैंने बोला पहले कि यह तो असौ अर्थः सह नित्य है, जो उनका मीनिंग है वो नित्य है, इटर्नल है, वो सेम है। अच्छा। या तो वर्णानुपूर्वी, वर्ण अनुपूर्वी, अनुपूर्वी कहते हैं कि शब्दों का अरेंजमेंट आगे पीछे होना, या सिनोनिम्स का प्रयोग करना। सिनोनिम्स के प्रयोग में कोई शब्द को बढ़ा दिया, कोई शब्द को घटा दिया, उसके ही अकॉर्डिंगली कोई दूसरे शब्द को बढ़ा दिया या घटा दिया, उस प्रकार की बात हो गई। तो मंत्र में भी भेद होता है, मोटे तौर पर नहीं होता, कहीं डिफरेंस आता है, पर आकाश पाताल का नहीं आता। ऐसा नहीं है कि, और कॉन्ट्राडिक्शन तो कभी नहीं होता। ठीक है। जो इस शाखा में है वो ही मतलब बिल्कुल वही होगा दूसरी शाखा में भी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें कुछ और कह रहे हैं दूसरी में कुछ और कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब ऐसा वेद में परस्पर विरुद्ध बात नहीं है, इस प्रकार की बात है। तो इस प्रकार से शाखाएं बन गई। आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात करें तो चारों वेदों की एक एक शाखा भी बची रहेगी, वो भी बहुत है। पर उस सिचुएशन में क्यों आना? 1131 शाखाएं थी वेदों की पहले, ये भी पतंजलि महाभाष्य का ही वाक्य है। 1131 में से 10 या 11 भी बची हैं। अच्छा। 1121 तो निबट गई। सिर्फ ऋग्वेद की चारों वेदों की मिला के। अच्छा। तो ऋग्वेद के लिए एकविंशतिधा बापृच्यम ऐसा वाक्य है कि 21 शाखाएं थी ऋग्वेद। ऋग्वेद क्योंकि बहुत बड़ा है, शायद इसलिए कम होंगे, जो भी कारण हो, पर 21 थी ऋग्वेद की। तो 21 में से अभी 2 ही हैं, 3 की बुक मिलती है और प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशन में 2 हैं। तो उस 2 में से आशुलायन शाखा जिसको बोलते हैं, वैसे वो शाकला शाखा है, आशुलायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर ये थोड़ा स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, तो मैं छोड़ देता हूँ उस बात को, भी टेक्निकल हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, अभी मान लीजिए कि उसको आशुलायन बोलते हैं, ऐसा मान लीजिए, वो शाकल शाखा। तो दूसरी है शांखायन शाखा। तो शांखायन शाखा जो है वो इधर ये जो बांसवाड़ा है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों का यहाँ पर मिला हुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये तीनों से छूता है, राजस्थान में है। तो बांसवाड़ा में, और अभी भी वहाँ पर अभी भी ये स्थिति है कि जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो 80 किलोमीटर दूर है। और जब माही नदी में बाढ़ आ जाती है, हर साल आती है जो कि, तो 15-20 दिन के लिए पूरा जो जिला है कट ऑफ सही हो जाता है बाहर से,
कभी पानी नीचे हो गया तो आ जाओ, नहीं तो बाहर, अंदर बाहर सब बंद। ये अभी आज के समय में ये स्थिति है। तो हमें किसी किसी प्रकार से पता चला, तो फिर सारी कहानी घूम के एक ही जगह आती, पैसे नहीं तो तो हम उन गुरुजी के पास गए, तो क्योंकि हमने स्वयं वेद पढ़ा है, सारी बात है, तो इसलिए हमें पता है कि ये परंपरा ऐसे रिकॉर्डिंग करने से नहीं बचती है, पर ये पता था कि रिकॉर्डिंग 1-2-3 लाख रुपए में हो जाएगी, और पढ़ाने का सिस्टम बहुत लंबा है, वो हम कहाँ से करें। और मैं स्वयं पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन के लिए एक निर्णय लिया है कि अब थोड़ा पैसा कमाते कुछ सोचते हैं क्या करना है। मैं फिर से पढ़ने चला जाऊँगा तो घर में फिर सब कुछ हो जाएगा। और गुरुजी लोग भी 80 वर्ष के हो चुके हैं, तो मैं मतलब वो भी दिल्ली नहीं आ सकते, वो और एक मुझे पढ़ाने के लिए क्यों आएंगे। तो ये पहले की बात है? ये पहले की बात होगी, जब मैं जॉब में था, 2013 एंड या 14 स्टार्टिंग में। तो उनका आयु उस समय 80 वर्ष में 1 साल कम रहा होगा बस, ऐसे थे लगभग। 2 गुरु हैं, होने को तो लोग 6, 7, 8 हैं, पर बाकी जो लोग हैं वो इनसे भी बड़े आयु के हैं। तो वो कोई ठीक से बैठ नहीं सकता, कोई ठीक से बोल नहीं सकता, मतलब शरीर ऐसा ही है, या कोई 2-4 मंत्र से आगे सांस चढ़ जाती है। तो वही बस आयु का प्रभाव जो है, सबसे युवा जो है उन सब में 6-7 लोगों में से, उनमें से भी पिछले 14 से भी लगा लीजिए 8 साल में कुछ तो स्वर्गवासी हो भी गए। तो ये 2 परंतु अभी भी हैं। अब ये पिछले 7-8 साल में और लगा लीजिए, उस समय 79 के थे 2013-14 में, तो अभी कितने हो गए। तो पर भगवान की दया से भी शरीर से दोनों तो अभी भी ठीक है। तो अभी मैं मिलने गया ही था जनवरी में, कोरोना जब थोड़ा सा समाप्त हुआ तो उनमें से एक तो बेड पर ही थे, ठीक है, टेम्परेरी इलनेस थी, पर वही शरीर प्रभाव दिखाने लग गया है, और 2-4 साल बाद क्या होगा। तो हमने उनको वही प्रस्ताव दिया कि हमारा ऐसा विचार है कि आप कैसा वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेते हैं, उसके भी लिए भी 2-3 लाख रुपये भी चाहिए, वो भी अपने पास में नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जॉब तो करिए, लोन लेंगे, धीरे धीरे भरते रहेंगे। तो इस बीच में एक बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं, तो अभी उनका नाम तो क्या लेना, तो उनके पास में हमारे एक मित्र गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो उनको अप्रोच किया कि आप तो बहुत बड़े कथाकार हैं, आपके पास तो स्टूडियो है, और उन कथाकार के गुजराती समाज में पकड़ है, और ये लोग भी मूल रूप से गुजराती हैं। जो बांसवाड़ा के राजा था, उसने कभी 100-150 साल पहले इन लोग को बुला के सेटल किया था, नागरवाड़ा नाम से जगह। वैसे ये जो वड़नगर है गुजरात में, ये लोग मूल रूप से वहाँ के हैं, और अभी बांसवाड़ा में किले के नीचे ही एकदम तो नागरवाड़ा नाम से स्थान बना हुआ है, वो इन्हीं लोग की रिहाइश है। तो कथाकार महोदय से हमने कहा कि आपके पास तो खुद का स्टूडियो तक है, आपके स्टूडियो में बुला के बढ़िया से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है बिल्कुल करेंगे। फिर थोड़ा सा मतलब वही साफ बोले तो इन्होंने एंटरटेन करना थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने गुरुजी लोगों को किसी प्रकार कन्विंस किया कि आप रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा संकोच करते हैं, उसमें एक कारण तो ये भी रहता है कि उनके मन में ये बात थी कि एक तो ये बात थी कि हम बूढ़े हो गए हैं, तो पढ़ते में कहीं ना कहीं हमसे गलती ना हो जाए, हाँ। और गलती हो जाएगी तो फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो मतलब थोड़ा सा हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि कोई भी बोलेगा तो ये गलत पढ़ दिया, कोई विद्वान व्यक्ति भी देखेगा तो गुरुजी ने बोला कि आप हमें विद्यार्थी दे दीजिए, हम उसको पढ़ा देंगे, क्योंकि परंपरा तो ऐसे नहीं बचती है रिकॉर्ड करने से। बात तो उनकी भी ठीक थी, पर प्रैक्टिकल समस्या ये थी कि मेरे पास कहाँ इतने पैसे कि मैं विद्यार्थी को वहाँ रखूँ और उसको पैसे दूँ और वो सब करूँ। फिर मैंने सोचा कि 2-3 लाख रुपए का अरेंजमेंट करने का तो सोच ही रहे थे कि इधर से उधार ले लेंगे, लोन ले लेंगे, कुछ करेंगे। अगर किसी एक व्यक्ति को ढूंढ करके उसको 15-20 हज़ार रुपये एक महीने के दें और उसको पहले तो वहाँ पर रह करके पढ़, तो शायद कोई मान ही जाएगा, 15-20 हज़ार रुपये इतने कम नहीं होते। तो ये सोच करके सोचा कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो फिर एक मित्र, वही जो मैं बता रहा था, जो महाशय की पाठशाला में जो कथावाचक थे, उनकी पाठशाला में पढ़ाते थे, तो उनके ही परिचय का और एक व्यक्ति जो त्र्यंबकेश्वर से है, श्री अभिजीत दिनकर सावड़े नाम है उनका, तो उनसे हमने बात की। तो ठीक है, पैसे वाला आश्वासन हमने उनको दिया, परंतु केवल पैसे से ही काम नहीं होता। वो उस समय 24-25 साल के या इसके आसपास किसी रहे होंगे, तो फिर वही बात कि व्यक्ति अपने जीवन को एक ढंग से बिताने का सोच लेता है इस समय तक, और फिर उसी ढंग से चलना चाहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होता जाएगा। 24-25 साल में फिर आप बोलो कि नहीं तो दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करें, और पढ़ाई का उसका मन नहीं है या है, विद्वान होना दूसरी बात है, मन है नहीं है, फिर ये है कि ये वेंचर सफल हो गए नहीं हो, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। पहले उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही संकोच सा दिखाया, तो उनको इस प्रकार से कैसे करके फ़ोन पे बात करके कन्विंस करके कैसे विश्वास दिलाया कि आप करो, काम ठीक रहेगा, पैसे की कोई चिंता मत करो।
एक समय पर तो मैंने गिव अप सा भी कर दिया था कि यार ये नहीं करेगा, दूसरा कोई ढूंढते हैं। फिर भी वो करने को तैयार हो। तो ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू किया। थोड़े बहुत मंत्र मैंने जैसे आते जाते थे मेरा थे 2 4 से 8 10 मंत्र, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऋग्वेद में पहले ही पूर्ण में पढ़ भी रहा था, तो पढ़ने के तरीके में अंतर होता है। और वही बात है कि आपको एक प्रकार की चीज़ आती है तो उससे मिलती जुलती दूसरी चीज़ भी आप समझ जाते हो कैसे हो। तो अभिजीत जी को पढ़वाना आरंभ किया, और ये पढ़वाना आरंभ करने से पहले अपना थोड़ा सिंसियरिटी दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए मैंने गुरु जी लोग से बोला कि एक पारायण रखते हैं, उसमें आपका सम्मान करेंगे और आप लोग पूरा ऋग्वेद का पारायण कीजिए। करवाने के लिए बोला, तो दक्षिणा वगैरह मैंने सोचा कि 20,000 रुपये तक दे देंगे। पारायण करने में जितनी उम्र के वो हैं तो 10 दिन लग जाते हैं, तो 10 दिन में उनके लग जाएंगे। मैं सोचा 20,000 रुपये के आसपास दे देते हैं। तो अभी उस समय मेरी सैलरी ही लगभग 20-25 ऐसी कुछ इतनी थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, देखा जाएंगे इस महीने का कैसे खर्च होगा। तो बहुत बार आना जाना भी हुआ, यहाँ से बांसवाड़ा जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, उसमें बहुत खर्चा हो गया। तो उस समय तक मैं सोचने लगा था कि फंड रेजिंग करनी चाहिए कैसे भी करके। तो एक जन ने मुझको परामर्श दिया कि ये जो तुम फंड रेजिंग कर रहे हो उसमें अपने खर्चे के लिए पैसे रखना, नहीं तो पैसे ऐसे ही चले जाते हैं। और कुछ मैंने सोचा है 1000-1200 रुपये की टिकट है, ये लोग तो ऐसे ही ज्ञान दे रहे हैं। कुछ मैंने करना शुरू की, मैंने आदमी सही कह रहा था। तो एक हमारे परिचय के थे, उनका नाम आकर्षण है, आकर्षण भैया। अभी वो कल ही आ रहे हैं भारत, यूएस में रहते हैं। तो उस समय वो भारत में ही रहते थे, या शायद उसी समय के आसपास गए थे वही, तो शायद उसी समय गए थे लगभग, कुछ ही समय पहले गए थे। उस समय तक मैं उनसे मिला नहीं था, और फ़ोन पर भी एक आध बारी बात हुई होगी। तो ऐसे उस समय उसके पहले जब ऑर्कुट चलता था, तो ऑर्कुट पर उनसे फिर भी कई बार बात हुई थी। फिर भी निजी स्तर पर उतनी बात नहीं हुई थी, ऐसी कुछ ऐसी फिलोसफी उस तरह की बात हुई। तो इस प्रकार बहुत लोगों से बात होती थी उस समय भी, तो कर लेते थे। तो उसी प्रकार से उनसे भी हुई इस प्रकार की बात हुई। तो उनको मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था क्योंकि उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं थी। और फिर वही बात जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि पैसा मांगने में थोड़ा ज़ोर सा तो पड़ता है। तो जिन लोगों का बिल्कुल ऐसा था कि इससे मांगने में ज़ोर सा कम पड़ेगा, उन लोगों को मैंने भेजा था कि ऐसा पारायण करवा रहे हैं, 20,000 रुपये खर्चा आएगा, तो कोई सहायता करो। तो किसी ने भी सहायता नहीं की। कुछ एक लोगों ने ज्ञान दे दिया कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से पैसे आ जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा करने से पैसा आ जाएगा। चलो भाई ठीक है। मैं एटीएम के बाहर ही खड़ा था, मैंने सोचा चलो भाई अपने अकाउंट से निकाल के देते हैं। उनको 20,000 रुपये देने थे। तो बिल्कुल एटीएम के बाहर खड़े खड़े उनका फ़ोन आया यूएस से कि मुझे पता चला तुमको पैसे चाहिए। तो मैंने सोचा इनको तो मैंने बताया नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि और एक म्यूचुअल था, उसने उनको बताया। तो बोले कि मैं भेज सकता हूँ। मैंने कहा तो भेज दीजिए। बोले कब चाहिए? मैंने कहा तो एटीएम के बाहर तो उन्होंने 5-10 मिनट में जैसे भी अपने इंडिया अकाउंट से जहाँ से भी पैसे भेज दिए। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुमको रेगुलरली चाहिए तो मैं रेगुलरली भी दे सकता हूँ। तो फिर मैं एटीएम के बाहर आके मैंने सोचा पहले ऊपर देखता हूँ ये फ़ोन कॉल कहीं टैप हो रही है क्या। मैंने बोला हाँ चाहिए यार, महीने चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि कितने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि इनको जॉन एफ कैनेडी की लाइन भेज देता हूँ कि भाई आस्क नॉट हाउ मच डू यू वांट, आस्क मी हाउ, आस्क योरसेल्फ हाउ मच यू कैन गिव। तो खैर जो भी है। तो मैंने बोला कि अभी तो हमने 15,000 कमिट किया है, बाकी छोटा मोटा कोई भी फालतू खर्चा मिला के 20 तक तो चला ही जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं 15 दे दूँगा हर महीने। मैंने सोचा यार क्या हो रहा है। तो ठीक है, हम खुशी खुशी वापस घर आ गए। फिर वो क्रम भी चलता रहा। मतलब मुझे लगा कि शायद मुझे बीच में उनको कुछ मोटिवेट करना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा। वो अपने आप से ही आता रहे। मैंने सोचा यार ये बड़े बढ़िया आदमी है। मतलब मेरे मन में ऐसा पूछने कि यार तुम इतना बढ़िया आदमी हो। तुमने मुझे कभी देखा नहीं, फ़ोन पर भी एक आध बारी बात हुई है, ठीक। तो मैंने ऐसा कुछ बड़ा काम तो किया नहीं कि तुम मुझे जानते हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से वहाँ से ये क्रम आरंभ हुआ। तो फिर उससे भी थोड़ा सा आत्मविश्वास सा बना कि शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे कहीं से अगर हाथ पैर फैलाएंगे तो फिर पहले शिविर वगैरह करना आरंभ किया। फिर बांसवाड़ा से ही, क्योंकि गुरु जी लोगों के पास में बहुत सारी पांडुलिपियाँ थीं, तो अभी भी हैं कई सारी। अभी भी अधिकतर हमने जितना काम किया है बांसवाड़ा में पांडुलिपियों के संदर्भ में वो 10% होगा मुश्किल से।
तो 10% करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। तो अब जैसे फालतू की समस्या बहुत आ जाती है। जैसे बांसवाड़ा में केवल और केवल एक ही होटल था जिसमें जनरेटर है, तो बाकी होटल में सरकारी बिजली आएगी तब काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और अधिकतर होटल उस लेवल के हैं कि अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरी जगह रहा है कभी भी तो नहीं रह पाएगा उन होटलों में। तो बहुत ढूंढने पर ही एक होटल मिला और वो अपनी मोनोपोली का बढ़िया लाभ दे रहा है कि भाई मैं जितने ग्राहकों को संभाल सकता हूँ उतने ग्राहक तो आ जाते हैं, 2000 रुपये पर डे के हिसाब से वो लेता है। और पांडुलिपि को डिजिटाइज करना है तो इतने दिन में कितना खर्चा होगा, होटल का ही खर्चा इतना हो जाएगा। तो करते करते किसी प्रकार जुगाड़ लगाया। फिर एक जगह कोई आश्रम था वहाँ पास में, तो सोचा उन लोगों से बोलते हैं कि रहने के लिए जगह दे दें। उन्होंने बड़ी खुशी से स्वागत किया। मैं और मेरी पत्नी पहुँचे वहाँ पर। गुरु जी बड़े उत्साह में लेकर गए, अरे हमारे कहने से दे देगा, सब कुछ होगा। हम वहाँ पर गए तो जाते उन्होंने हमारे लिए कमरा खोला, और कमरा ऐसा लगा देख कर कि कम से कम 20 साल से तो उसमें झाड़ू नहीं लगी। वो उनका स्टोर रूम था। बोले कि सामान सब निकल जाएगा। बोले कब निकलेगा? तो बोले कि अभी, मैं बोलता हूँ लड़के को अभी तो शाम हो गई है, कल आएगा, तो फिर आज रात को कहाँ जाए? तो फिर मैंने और मेरी पत्नी ने सामान बाहर निकाला। वो 20 साल से झाड़ू नहीं लगी थी। वो चूहों ने सब जगह साफ, शुद्ध भाषा में बोले तो हग रखा था, सब गंदा जो भी था साफ़ सुथरा करके सब सामान निकाल के फिर उसको सोने के लिए जो उन्होंने बिस्तर दिया, नहीं सो सकते थे उस पर, कुर्सी पे बैठे बैठे पूरी रात निकाली। सवेरे पहले जाके बिस्तर खरीद के लाए। तो वो जगह को थोड़ा रहने के लिए बनाया। फिर पांडुलिपि का काम भी फिर वहाँ पर आरम्भ किया, धीरे धीरे कर गया। इससे पहले भी किया था, ये तो 3 साल के बीच में हो गया। इसके पहले भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहे। फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा जैसा मतलब मैं नौकरी से मुक्त हो गया तो फिर मैं ज़्यादा डेडिकेटली काम कर सकता था। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, तो जो पारंपरिक लोग हैं तो क्योंकि उन्हें आधुनिक चीज़ों का उतना अभ्यास नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है डिजिटाइज करना, पर उन्हें फिर भी कुछ तो फोबिया है, कुछ नहीं कर पाते, बहुत सारे कारण हैं। बस अल्टीमेटली काम नहीं होता, खुद ही से करना पड़ा। उन लोगों को सहायता के रूप में ले सकते हैं, उनके ऊपर काम नहीं छोड़ सकते। ये तो पांडुलिपियों की बात हो गई, उसको डिजिटाइज करने की। तो वो फाइनली वो शांख्यान शाखा जो है जी। वो तो शांख्यान शाखा विजय जी ने पढ़ी, उन्होंने सीखी। हाँ, उन्होंने उनका सीखी। नाम ले रहे थे आप। जी। और वो जब नया गुरुकुल आरंभ किया तो 1.5 साल तक वो भी यहाँ पर थे। अच्छा, फिर वही सारी बात। अगर ये ट्रांसमिशन में लॉस नहीं हुआ होगा ऐसा? नहीं, लॉस तो जो 5000 साल में नहीं हुआ तो अभी कैसे? हाँ, मगर कोई व्यक्ति हैं जो बीच में सीख रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए, बीच में छूटा हुआ है बहुत साल तक। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीच में छूटा है, ऐसा नहीं है, छूटते ही समाप्त हो जाता है। जो जिस बात के लिए ब्राह्मण लोग बदनाम है कैंसिल करने के लिए, मैं तो ये बोलता हूँ ओरिजिनल कैंसिल कल्चर ब्राह्मणों का ही लाया हुआ है। ये भी कैंसिल, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है। तो उस चीज़ के लिए जो समाज है वो बहुत जल्दी तैयार रहता है कि आपने थोड़ी सी भी गलती की तुरंत ही कि नहीं ख़त्म होगा। तो अगर ऐसा कभी भी होगा तो वही ख़त्म हो जाएगा, उसी बात पे तो डर है। ऐसे तो आशुलायनी शाखा की बुक मिलती है, जो टेक्स्ट है वो है, पर कोई भी अगर उसको पढ़ना शुरू करेगा तो उसको वैलिडिटी नहीं मिलने वाली है। वही जो पीयर स्टडी वगैरह, पीयर रिव्यू वगैरह जो बोलते हैं, अपने घर में बैठ के कोई कुछ भी करे या कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, या जैसे जो बाबा जी लोग हैं, क्या नाम है इनका, जग्गी वासुदेव जी आजकल इनका बहुत चल रहा है, या श्री श्री रविशंकर हैं, इनके पास में तो शिष्यों की भी कमी नहीं है, 100 बच्चों को पकड़ के पढ़ाने लगे, वो दूसरी बात है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। पर जो आम समाज है, आम ब्राह्मण समाज है, वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा कभी भी। हाँ, वो एक और डूम्सडे सिनेरियो हो सकता है कि ये समाज बचे ही ना, लोग ही ना बचे, गिनती के 100 ही लोग बचे, फिर तो कुछ भी होगा, फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर अभी तक इतनी बुरी स्थिति नहीं आई है, अभी तक कोई ऐसा कुछ अनुचित काम करे और वो कैंसिल हुए बिना बच जाए, ऐसा अभी नहीं है। तो ट्रांसमिशन में लॉस वाला तो ट्रांसमिशन हुआ, फिर उन्होंने शुरू में 1.5 साल के आसपास वो यहाँ पर रहे। और क्योंकि वो महाराष्ट्र के हैं तो कुछ तो वातावरण का भी अंतर है, और कुछ वही बात कि पारंपरिक लोग भी, मतलब वहाँ पर एक क्या बोलेंगे, वैसे तो ऑक्सीमोरॉन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, विरोधाभास है, पर एक प्रकार का विशेष तामस जैसी स्थिति हो गई है, मतलब एक शिथिलता, एक डलनेस जैसी हो गई है। इतना है, बस इतना ही है, आगे कुछ करने का कॉन्फिडेंस ख़त्म है लोगों में, साफ बोले तो कॉन्फिडेंस की बात है या इच्छा की भी बात है? तो वही बात है ना कि सारी चीज़ें आपस में मिली रहती हैं। मैंने अभी जो 2 मिनट पहले बोला कि इकोसिस्टम वाली बात, वो भी अभी आगे आएगी। वही बात है ना कि आप किसी एक पॉइंट को पकड़ के अगर खड़ा करना चाहेंगे किसी भी चीज़ पे, बिल्डिंग है, इसके 10 पिलर हैं,
एक ही पिलर पहले पूरा बना देंगे और बिल्डिंग बाद में बनती रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। सारे पिलर साथ में चलेंगे तब ये छत टिक पाएगी। वैसी बात हो जाती है। सारी चीज़ें, व्यक्ति का पारिवारिक सुख हो गया, आर्थिक सुख हो गया, उसका सामर्थ्य, शारीरिक भी और मानसिक भी, समाज कितना समर्थन करता है, देश में क्या स्थिति चल रही है, सारी बातें मिली जुली। वो ये भी एक प्रकार का अद्वैत है। तो सारी ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अभी जैसे मैं मजाक में कहता था पहले तो कि जो असली विद्वान लोग हैं, जिनको हम सच में विद्वान मान सकते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि आज से 500 साल पहले ये होते तब भी ये विद्वान होते, तो इतना देश घूमने के बाद मेरा निष्कर्ष तो ये है कि ऐसे 50 लोग होंगे मुश्किल से। तो मैं अपने मित्र से मजाक करता था कि इस 50 में से भी कोई भी घटना हो गई, एक बार और किसी ने आक्रमण कर दिया तो 10-20 तो वैसे ही मर जाएंगे। और कोरोना में सच में 10-12 मरे हैं उसी 50 में से। वही जो मैं पहले उदाहरण दिया ना कि मोदी जी ने बधाई दी थी महापरीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को, उसको जिस गुरुजी ने पढ़ाया था व्याकरण, जिस बात के लिए उसने परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके लिए मोदी जी ने बधाई दी, तो ये एक प्रकार का इकोसिस्टम की श्रेणी बनी। वो गुरुजी 31-32 साल के थे, कोरोना में मर गए। 31-32 साल के थे माने वो अपने जीवन में कितने लोगों को पढ़ा सकते थे, जब उन्होंने एक विद्यार्थी अच्छा तैयार कर दिया इतना, और 2, 4, 5, 6 कितने भी तैयार कर सकते थे। अभी मरे हैं वो पिछले साल के, जिनसे मैं शतपथ ब्राह्मण पढ़ता था पुणे में, बहुत ऊंची कोटि के विद्वान थे, उनका भी देहांत हो गया। तो और यशवंत पैठनकर नाम से गुरुजी थे, जो मेरे गुरुजी के गुरुजी थे, तो उनका भी देहांत हो गया। और उनका देहांत तो क्योंकि उनके पास बाद के जीवन में अच्छा पैसा आ गया था, तो उन्होंने एक लोकल गांव में हॉस्पिटल बना था, उसके लिए उन्होंने दान किया था। जिसके लिए उन्होंने दान किया था उसी हॉस्पिटल के बाहर अंदर एडमिशन के लिए जगह ही नहीं थी, उसके बाहर ही मर गए। तो ये सिचुएशन है। कहाँ तक ये सब, ये क्या कितनी चीज़ें ट्विटर पर डालेंगे, कितनी चीज़ों को लोगों को बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती रहती हैं। तो वही अभिजीत जी यहाँ पर रहे और बहुत मुझे उनको मोटिवेट करना पड़ा यहाँ रहने के लिए, क्योंकि वही समाज जो है उसमें स्थिति अभी ये है। तो महिला सशक्तिकरण वाली बात, फेमिनिज्म की जो छोटी मोटी वेव कह लीजिए, जो भी चल रही है, तो महिलाएं जो है 10,000 कमाने वाले पेंट वाले के साथ रहने में प्रसन्न हैं, पर 50,000 हम उसको दे रहे हैं, दूधी वाले के साथ रहने में संतुष्ट नहीं है। करेक्ट। तो ये एक फैक्ट है। उनका आयु जब वो यहाँ पर आए थे तो ये 32-33 के आसपास था, यानी कि विवाह के लिए थोड़ा सा समस्या होना शुरू हो गई। तो लड़कियाँ शादी करने को तैयार नहीं, तो उन्होंने फिर मतलब वही कि शादी तो करनी, वो भी अकेले बेटे हैं, माता पिता बूढ़े हैं, उनकी माँ को ऑस्टियोपोरोर्थाइटिस, क्या उल्टा सीधा नाम होता है, बहुत लंबा सा, वो वाली बीमारी है। मतलब वो अपने झूठे बर्तन भी नहीं धो सकते, वो भी उनके पति होते हैं। और क्या नाम है, जो पति हैं वो भी 65-70 साल के से हो रहे हैं लगभग, तो उनको भी शारीरिक समस्या कभी कुछ लगा ही रहता है। तो घर में कोई भी नहीं देखने वाला, 2 बुढ़ा बुढ़ी हैं, उनको कौन देखेगा। उनको यहाँ लाने के लिए मैंने बोला, तो दक्षिण वालों को ठंड का बहुत डर होता है। ठंड है भी उन लोग के हिसाब से बहुत, जो बचपन से कभी इतनी ठंड में ना रहा हो, तो दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। दिल्ली में ही पड़ती है, ये तो गाँव है बिल्कुल, यहाँ तो और अधिक पड़ती है। उन लोगों ने भी आने से मना कर दिया। और शादी हो जाती तो ये होता कि चलो एक युवा व्यक्ति है वहाँ पर देखने के लिए। मैंने उनको ये बोला कि आप एक बैच तैयार कीजिए, उसके बाद आप हमेशा के लिए वहीं चले जाइए, देखेंगे जो करना है। तो वो 1-1.5 साल के आसपास तो यहाँ पर रहे, पर फिर वही सब ये सब कारणों से नहीं रह सकते थे। तो मुझे ऐसी आशंका तो थी कि ऐसा कभी होगा। ऋग्वेद पढ़ने की मेरी सदा से इच्छा थी कॉलेज समय से, इसलिए मैं पुणे गया ही था जब हमने बात पहले की। तो जब सब कुछ अपने हाथ में ही है, पढ़ाने वाला भी यहीं पर है, अपन भी यहीं पर है, तो उनसे मैंने ऋग्वेद को एक बार गुरुमुख कर लिया। मैंने जो प्रॉपर तरीका है एकदम उस चीज़ को पक्का करना, उसमें तो कई साल लगते हैं, परंतु गुरुमुख करना उसमें इतना टाइम नहीं लगता, वो कुछ समय में हो जाता है यदि आप थोड़े अच्छे हैं। भगवान की दया से, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर सदा से थोड़ा बुद्धिमान सा रहा हूँ, तो मुझे उतना समय नहीं लगा। और उसमें एक कारण ये भी था कि मैं पुणे में पढ़ ही रहा था पहले से, तो पता था मुझे कैसे करना है, तो हो गया। अभी बच्चों को मैं ही पढ़ा रहा हूँ सांख्य निशाखा ऋग्वेद की, तो अपने पास में भी 2 बच्चे अच्छे तैयार हो रहे हैं, 2 और हैं जो उतने अच्छे नहीं है, शायद समय के साथ में हो जाएंगे, तो 4-5 बच्चे तैयार होंगे। फिर से वही सारी बात इकोसिस्टम की। एक और विद्यार्थी था, वो अभी तक मेरे पास जितने बच्चे थे सांख्य निशाखा पढ़ने वाले, उनमें सबसे बढ़िया था। उसकी कहानी ये कि उसके पिताजी दारू पी के मस्त रहते हैं, माताजी हैं, तो 3 या 4 भाई बहन, सब किसी न किसी रिश्तेदार के पास में है। ये जिस रिश्तेदार के पास में है वो टाइम पास में पौरोहित्य करता है, और वैसे वो पॉपो का कोई सर्विस सेंटर है, वहाँ पर मोबाइल ठीक करता है। तो ये जो व्यक्ति है, ये अपने बच्चे के लिए कि मुझे अपने बच्चे, इसके लड़का मतलब पुत्र हुआ, तो उसको आगे मुझे क्या करवाना चाहिए, तो उसके लिए ये
अपने इस रिश्तेदार पर, बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने पिछले 3-4 साल में उसे 4 अलग-अलग गुरुकुलों में डाल के देखा। उसका मोटिव केवल यही कि सारे गुरुकुलों को चेक हो जाए कि कौन सा बड़ी मेरे बेटे के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, यदि कोई अच्छा रहेगा तो तो हमने उसको 1.25 साल में इतना कुछ पढ़ाया, इतना कुछ सिखाया। मैं सबको बता ही रहा था, बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उन्हें हिंदी भी पढ़नी नहीं आती होती। गाँव के स्कूल कैसे होते हैं, वो भी कोई जाता है कोई नहीं जाता है, गया भी तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं। तो वहाँ से शुरू करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं वेद मंत्र सिखाने की, हम शुरू कर रहे हैं 10 साल के बच्चे को हिंदी पढ़ाने से लेकर के। तो मुझे भी कई बार मतलब वैसा एक वास्तविक बात है तो इस प्रकार के विचार तो आता ही है कि ये पढ़ाने से तो सही बोले तो मेरा तो टाइम वेस्ट ही है। बिल्कुल सही। परंतु पढ़ाना पड़ता है, अभी क्या करेंगे, कौन पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ से शुरू करना पड़ता है। 10 साल का बच्चा भी जो है वो वैसे मेंटल एज उसकी 3-4 साल ही रहती है पढ़ाई में। वहाँ से शुरू करते हैं, उसमें फिर उसे 6 महीने 8 महीने कभी कभी 10 महीने भी लग जाते हैं। फिर उसके बाद वेद चालू हो पाता है। तो और उठने में फिर कई बार ऐसा होता है कि इतना परिश्रम किया, फिर वो बच्चा चरित्र से ठीक नहीं है या उसके घर वाले ठीक नहीं हैं तो वापस करना पड़ता है। तो जो उस पर फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट भी हुआ वो भी बेकार गया। तो उस व्यक्ति ने यही करा कि उस बच्चे को हमने इतने टाइम तक पढ़ाया और वो बहुत अच्छा था, बहुत स्मार्ट था, सारी चीज़ें उसमें बढ़िया थी, पढ़ने में बहुत अच्छा था। अंत में जो है कुछ भी ऐसे रैंडम बहाने बना करके मुझसे तो बात भी नहीं की, जो दूसरे गुरु जी हैं तो उनके रेफरेंस से वो आया था, उनसे ही बात करके कुछ भी ऐसा फालतू टाइम पास बहाना बोल के कि तुमने तो कहा था इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और इसको तो 1.5 साल होने को आया। मैंने अपने भाई को बुलाया, उसने BA किया हुआ है, उसने अपनी बुक दी इंग्लिश की, ये तो उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाया भाई हम तो बचपन से अंग्रेज़ी माहौल में रहे, अंग्रेज़ी पढ़े। हम 4वीं में या 5वीं में गए होंगे तब जाके हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया अंग्रेज़ी में। उसको 1.5 साल हुआ, उसने बचपन से कुछ देखा नहीं। तो ये है लोगों का स्तर। तू मोबाइल ठीक करता है, तू जज करेगा पढ़ाई हो रही नहीं हो रही तो ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। और समस्या एक ही है कि ऐसे लोग बराबर बैठ जाते हैं। हम तो बच्चे के अभिभावक हैं, ऐसे चौड़ तो मतलब कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। ये भी मैंने सीखा, मतलब मैंने एक बार ट्वीट भी किया था इसमें कि यदि लोगों से रिस्पेक्ट लेनी है तो ये कहने के लिए अच्छी बात नहीं, पर उनको इंसल्ट करना ज़रूरी है तो पहले मैं बहुत अच्छे से यार ये आप तो उसके, फिर बाद में मैंने ऐसी ज़बरदस्ती का मतलब करना अच्छा नहीं लगता इसे, वैसे भोकाल बनाने के बैठे रहने दो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आएंगे, फिर मतलब थोड़ा ऐसे टाइट करके बात करो, थोड़ा ऐसा फालतू की गर्मी देखो, तो मन में खुद को हंसी आती क्या करना पड़ रहा है पर वही समस्या है, दिन में तुम ऑटो चलाते हो, हमने तुमसे अशोक जी करके बात कर ली, तुम्हें लग रहा है तुम सच में बहुत बड़े आदमी हो गए तो ये लोग शॉर्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वही मतलब वो विवेक ओबरॉय का जो डायलॉग होता है कि छोटा आदमी बहुत जल्दी खोदकने लगता है, तो बहुत क्लासिस्ट कमेंट है पर सच है ये सारे अनुभव होते हैं। ये भी डील करो, इसको भी डील करो, बच्चों को अलग डील करो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ तो जाने में। तो अब क्या प्रोजेक्ट है इस जगह के अलावा? यहाँ पर आप बता रहे थे कि अभी कुछ आपके ससुराल से ज़मीन मिली है, तो होपफुली कुछ सालों में थोड़ी बहुत इनकम तो शायद उससे आनी शुरू होगी। अभी कुछ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं खेती फुल के टाइम लिए? एम्प्लॉयज़ हैं कुछ, और यहाँ इस गुरुकुल गौशाला में तो 1 2 3 4 एम्प्लॉयज़ हैं फुल टाइम। तो पहले तो वही सारी स्थिति थी कि समझ लीजिए आधुनिक भाषा में बात करें तो स्टार्टअप हो गया, और स्टार्टअप में तो CEO से लेकर चपरासी तक एक ही आदमी होता है तो अभी ठीक है, बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग बुरा मानेंगे, परंतु ऐसा जो संस्कृत में श्लोक है, विष्णु और महादेव दोनों अपने ससुराल में रहते हैं तो उसी प्रकार से जो एक श्रेष्ठ परंपरा है दहेज देने की उसी के कारण हमारे पास एक कार तो थी कम से कम, तो उसके भरोसे यहाँ बहुत काम चल पाया, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो यहाँ से जो नियरेस्ट मार्केट भी है जिसमें आधा अधूरा सामान ही मिलता है और कुछ मिलता भी है, पेट्रोल पंप भी है, तो 8 से 9 किलोमीटर के आसपास है। और प्रॉपर जो मार्केट है जहाँ सब कुछ मिलने की प्रबल संभावना है वो कम से कम 16 किलोमीटर, वो जो बड़ा यहाँ से अपना आइडिया होगा उसमें आगे जाएंगे 1 2 किलोमीटर तो मार्केट है, 16-17 किलोमीटर हो गया। तो मार्केट जाने का मतलब ये हो गया कि पूरा दिन आपका आधा दिन तो कम से कम कहीं नहीं गया। तो पहले वो काम भी मुझे करना पड़ता था, फिर वो एक कार लेकर जाओ तो जितने का सामान नहीं उतने का तो तेल लग जाए, ठीक है जो भी है। एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता तो आरंभ से ही थी, परंतु उतना बजट ही नहीं था। तो पाचक हमने परंतु रखे थे भोजन बनाने के लिए, दोनों शुरू से रखे थे, क्योंकि ऐसा मेरा सदा से विचार रहा है कि
भोजन जो है वो अच्छा रहेगा। तो एक जो बेसिक बात मेरी बुद्धि में रही, जो अन्य स्थानों पर मैंने अनुचित देखी, तो वही जो हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, या जो बात कर रहे थे कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप एक ही एंड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। वो एक एंड बहुत सुंदर हो जाएगा, बाकी एंड गड़बड़ रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि मॉडरेटली सारे एंड थोड़े बेहतर हो जाए, तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो कहीं बेहतर तब बनेगी। तो एक जो समस्या है वही जो हम पहले से बात कर रहे थे, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अभी कोई अभाव से आते हैं, गुरुकुल भाव से तो आते हैं लोग, तो एक जो थॉट है गरीबी वाला, वो अंदर बैठ जाता है मनुष्य को। बच्चे को इतनी तो समझ होती है 10-12 साल के बच्चे को कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो उसे भी आइडिया होता है कि मेरा बाप जो है इतना पैसा नहीं कमाता, इसलिए दूर भेज दिया। वो वाली फिलॉसफी या वो बुद्धि तो नहीं है कि बेटा तुम वेद पढ़ने जा रहे हो, कुछ पढ़ के आना ही करना, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको एकदम बहुत ऑब्वियस होता है। और जहाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल होता है, वहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम लोग के घरों में बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, 15-20 साल के हो जाएंगे तो भी उनको मतलब उनको संसार का उतना कुछ पता नहीं होता। ये बच्चे जिस पृष्ठभूमि से आते हैं 10 साल में जानते होते हैं, 10 साल 12 साल की उम्र में भी, कि ये संसार कैसे चलता है। तो उनके मन में ये भावना बैठ जाएगी कि हम गरीब थे इसलिए माता पिता ने यहाँ भेज दिया, और यहाँ पर आकर के भी उन्हें यदि गरीबी वाला माहौल मिलेगा तो वो चीज़ फिर जीवन भर निकल नहीं पाती। हो सकता है विद्वान बन जाएं, हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और हम ऐसी फालतू की आइडियलिज्म वाली बातें करते रहेंगे, सादा जीवन, उच्च विचार वगैरह वगैरह, वो सब बातें हम बोलते रहेंगे मन बहलाने के लिए। तो गरीब का तो ईमान ही उसका क्या, गरीब की तो दौलत ही उसका ईमान होता वो सब फालतू टाइम पास बातें हैं, सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। तो मेरे मन में ये दो बातें थी कि अन्य स्थानों पर जो दो समस्याएं होती हैं, एक तो ये कि बच्चे का सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता, ये जगह मेरी है या मेरा कुछ कनेक्शन है इससे, और दूसरी ये कि अभाव में रहता है बालक। तो जब वो बाद में संसार में जाता है 17-18 साल का होने पर या 20 साल का होने पर, तो एकदम से उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, डियर इन द हेडलाइट्स वाली बात होती है, और उसे ये पता चलता है कि उसे तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई समाधान नहीं है। तो मैंने ऐसे घनपाठी तक देखे हैं, घनपाठी मैंने बहुत अच्छा वेद पढ़ी हुई, समझ लीजिए एक प्रकार से वेद में PhD तो नहीं कहूँगा मैं, पर MA किए हुए इस प्रकार समझ लीजिए, मतलब सीरियस वाली है। मैं भारत में तो MA का कोई मतलब नहीं है तो उस प्रकार के लोग जो कि लिटरली ऐसा, ठीक है आम लोगों के आगे कोई कुछ नहीं बोलता, पर क्योंकि हम भी वही लोग हैं तो हमारे आगे तो बोल ही देते हैं कि वेद पढ़ के जीवन बेकार हो गया, तो ऐसा भी बोल देते हैं पढ़ के हुआ क्या। तो वो सिचुएशन मैं नहीं चाहता कि अपने बच्चों की आए, और समाज में जब निकले तो समाज में निकले तो अपना सीना तान के धोती पहनने का उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शादी नहीं कर रहा हमसे या तो हम धोती बोल दें ऐसा। तो अब समाज क्या करेगा वो दूसरी बात है, पर अपने अंदर ये गिल्ट भाव नहीं होना चाहिए कि यार मुझे धोती में देख लेगा, नंगा देख लेगा। सही। तो वो चीज़ इसलिए है क्योंकि ये एक बैठ गया है बुद्धि में, मतलब ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि बचपन से ये सीखा कि ये धर्म है, इसके लिए करना है, वो करना है, और समाज में ये देखा कि ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें झंडू मानेंगे, बेकार मानेंगे, ये प्रकार की बात हो। वो जो चीज़ है वो बहुत बुरी मनस्थिति है। अंततः मनुष्य जो भी करता है जीवन में मनस्थिति के कारण करता है। अगर वो प्रसन्न मनस्थिति में है, आत्मविश्वास है, तो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे उसकी योग्यता कम भी हो। और यदि बहुत योग्यता है पर मन में ग्लानि भरी हुई है, ऐसा है कि यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो सदा से गरीब था, अपना तो जीवन ही गड़बड़ है, मैंने तो कुछ पाप किए, कुछ भी सोचेगा उल्टा सीधा, कुछ भी ढंग का नहीं पा पाएगा कभी जीवन में। वो मेंटल मेकअप वो नॉलेज से भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे विचार में। कौन व्यक्ति कितना विद्वान है उससे अधिक आवश्यक ये चीज़ है, क्योंकि मोटी मोटी सही बातें तो थोड़े समय में व्यक्ति सीख ही जाता है। तो इस कारण से पाचक हमने शुरू में ही अच्छे रखे, और उस वाले क्षेत्र में बहुत अनुभव मिला वैसे तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और Sense of खाना belonging और अच्छा कोई मिले। मतलब एक ऐसा अनुभव देना कि तुम गरीब हो, ऐसा अनुभव नहीं कराना उसको। ठीक है। तो उसके लिए जैसे मतलब जो भी कुछ हमसे हो सकता था। अभी कोरोना आ गया बीच में, नहीं तो पहले दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय दिखाने के लिए मैं लेकर गया। अभी कोरोना जैसे थोड़ा समाप्त हुआ, कम सा हुआ, तो पिछले महीने मैं काला और कुरुक्षेत्र वगैरह घुमाने के लिए लेकर गया। और भोजन में ही जैसे भोजन एक मतलब फालतू की कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ है, जहाँ पर एक जगह गुरुकुलों और मठों में कॉस्ट कटिंग होती है। क्यों होती है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उसमें आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी गिरा करके भी बहुत पैसे नहीं बचा सकते, पर वो एक मानसिकता उस प्रकार की है। और दूसरी बात यह है कि प्रयास करते हैं बिल्कुल जैसे कि एकदम समाज पर पढ़ ही जाएँ। कोई अगर 50-100 किलो दाल दे गया तो फिर वो दाल ही चल रही है, खाना तो खाओ, नहीं खाने तो यही है, यही बनेगा।
आलू कोई देगा तो आलू ही बन रहा है, और समाज के लोग भी इतने बढ़िया नहीं है कि राजमा या कोई बढ़िया चीज़ देकर दे दें वो भी दाल और आलू ही देकर जाते हैं। तो ये तो मैंने खुद कितनी बार देखा है कि ये स्टेट के बहुत, ये गाँव नगर की या कस्बे के बहुत बड़े व्यापारी हैं। क्या लेकर आए जी, 100 किलो अरहर की दाल लाए और कुछ नहीं मिला कि ढंग का 100 किलो ठीक है। कितने की आएगी 100 किलो अरहर की दाल? तो वो चीज़ जो है, तो इसलिए अभी कल ही हमारे यहाँ मटर के समोसे बने थे, शायद मुझे बचे। बढ़िया। तो इसलिए एक दो कुक तो परेशान होकर भाग भी गए। तो एक जो कुक था मुझसे तो कुछ नहीं बोलता था, तो ऐसे एक दिन चिल्ला रहा था, उसको नहीं पता था कि मैं खड़ा हूँ वहीं पर। चिल्ला रहा था गुरुकुल है कि होटल बना रखा है गुरुकुल का, हम कभी गुरुकुल में खाना नहीं बनाए हैं क्या? लड़का था। हमसे बोले गुरुकुल में खाना बनाना है, गुरुकुल में खाना बनाना होता तो होटल में खाना बना तो हम इतने पैसे लेते, हम ज़्यादा पैसे न लेते बनाने में। मतलब गुरुकुल का खाना है तो मतलब बिल्कुल एकदम बस पतली सी पानी वाली दाल, आदमी की सांस नहीं निकलनी सांस चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए। सांस चलती रहनी चाहिए। ठीक है। तो अपने पास में गाय वगैरह भी अच्छी है, तो दूध दही घी वगैरह तो उसकी दही कोई घी। कमी नहीं रहती। रात को बच्चे दूध पीते हैं, जो जितना पिए उतना पीता है, उसको कोई उस पर लिमिट नहीं है कि कितना पीना है। तो ऐसे गुरुकुल मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, मतलब वही कि जैसे आपको बिजनेस का हर एंड मीट करना है, वो वाली बात पर कि हमारे पास गौशाला भी है, तो पता चलता है कि 150 बच्चे हैं, 3 गाय। 3 गाय क्या करेंगी 150 बच्चों का? यदि करेंगी तो, नहीं तो अधिकतर गाय तो करने वाली भी नहीं होती। तो 150 बच्चे हैं, तो फिर मतलब वही सब, ये सब चीज़ इस तरह नहीं काम करती जैसे लोग करवाना चाहते हैं। अब जो गुरुकुल जो पहले चलते थे वो इसी प्रकार चलते थे कि ये गुरुजी हैं, इनका घर है, ये इस घर में रहते हैं, इनका घर है माने कि यहीं रहेंगे, ये यहीं मरेंगे, तो ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। बच्चे इनके पास आएंगे, 8-10 बच्चे जितना ये पति पत्नी संभाल सकते हैं। अभी वही फिर आधुनिकता का समय है, तो हर चीज़ को लोग स्केल अप करना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गुरुकुल की चीज़ स्केल अप नहीं हो सकती है। एक दंपति के ऊपर 10 बच्चे 15 बच्चे से ज़्यादा नहीं संभाल सकते वो लोग, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं संभाल सकते। आप इस चीज़ को स्केल अप कर सकते हो कि बहुत सारे गुरुकुल हो गए, पर वो हर एक गुरुकुल एक इंडिविजुअल यूनिट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये प्रिंसिपल है, ये मगर उसके नीचे। लिए दंपति नहीं मिलेंगे ना? हाँ, उसके दंपति लिए- मिलना भी कठिन है, पर चलिए ठीक है, टीचर- दंपति ना मिले, ब्रह्मचारी आचार्य ही मिल जाए एक बार को। पॉइंट ये है कि अपने बच्चे पालने जैसी चीज़ होनी चाहिए, 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐसी चीज़ मगर है। आचार्य मिल जाएंगे ऐसे गुरुकुल से? हाँ, मिलेंगे अभी तो, मतलब बात वही है कि शायद वो पॉइंट कभी आए कि इतनी फंडिंग आ रही है या इतने लोग इसमें रुचि ले रहे हैं कि इधर से सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा पॉइंट कभी आ सकता है भविष्य में, कभी बहुत अच्छे दिन हुए तो। अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, अभी तो इधर से लोग मतलब मारी मारी घूम रहे हैं पैसों के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए। अभी तो ये समस्या नहीं है, अभी तो उधर डिमांड की समस्या, अभी सप्लाई की समस्या नहीं है। तो आप एक गौशाला भी बना रहे हो? हाँ, एक गौशाला तो हमने, जैसा मैंने बताया, यहीं पर ही आरंभ किया था पहले। फिर यहाँ पर हमारे बछड़े भी बहुत बड़े हो गए, गाय भी बड़ी हो गई, संख्या भी बढ़ गई। बछड़े इतने बड़े हो गए कि गाय फिर भी शांत स्वभाव की, तो जो सभी जीवों में ऐसा ही होता, पुरुष सदा आतंकवादी होते हैं। तो हम गंडासा लेकर आए चारा काटने वाला। अब वो भी ठीक है, वैसे बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर अभी तो हर पैसा ध्यान में रहता है। तो जब स्वयं से कमाते थे तब तो सीधा इस कॉन्सेप्ट पर चलते थे कि कोई गलत आदत तो है नहीं, तो जहाँ भी खर्च किया होगा सही चीज़ में किया होगा। तो पर अभी तो हर पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। तो 5-6 हज़ार रुपये का वो आया था, और वो एक बछड़े ने दूसरे बछड़े को उठा के फेंका। और जैसा फिल्म में होता है कि नायक जो है खलनायक को कांच की टेबल पर फेंकता है और वो टूट जाती है, तो वैसे जो चारा काटने की मशीन थी बीच में से 2 हो गए उसके। तो फिर एक दिन उन्होंने इतने से मन नहीं भरा, तो जो हमने लोहे का परिधि बनाई उनको रोकने के लिए कि इधर ना आए। नहीं तो पहले जब हमारे दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं था, तो गाय बछड़े सब सारे में चारों में घूमते थे, एक गोबर यहाँ कर दिया, एक वहाँ कर दिया, सारे में कर दिया। चलो गोबर तो उठ जाएगा, उससे बड़ी समस्या थी कि ये पत्थर है तो फिसल के गिर जाते हैं इस पर। तो पशु के साथ ये समस्या होती है कि उसका हाथ पैर अगर टूट गया तो फिर वो जुड़ता नहीं है। मनुष्य को तो बेड रेस्ट करवा सकते हैं, पशु को तो संभव ही नहीं है बेड रेस्ट करवाना। तो इस बात के डर से फिर वो भी एक अपने आप में कहानी हो गई। उसके लिए 40-50 हज़ार रुपये चाहिए थे, तो हमने बचाने का बहुत प्रयास किया पैसे, लेकिन नहीं बचे। फिर कहीं की इसको बोला उसको बोला, 2-3 लोगों को बोल करके अंत में वो काम हुआ। तो उसका भी दरवाज़ा बछड़ों ने तोड़ दिया। तो अभी मैं आपको गोश्त दिखाऊंगा, बांस का जो हमने बनाया था, उसमें लोहे की छोटी छोटी कीलें लगी हुई हैं। तो कीलें वैसे अंदर को मुड़ी हुई हैं, पर फिर भी अगर कोई अपने आप को रगड़ेगा तो उसको चोट लगेगी। और वो बछड़ों में कहाँ से इतनी गर्मी आती है, उन्होंने पूरा दरवाज़ा भाड़ करके पूरा फोड़ दिया, अंदर बाहर सब एक समान। तो हमने 10-12 पौधे लगाए कि ये बड़े होकर के छाया देंगे। एक ही पेड़ था यहाँ पर नीम का, जब हम यहाँ पर आए, जब यहाँ काम चलता था
तो श्रमिकों को देखने के लिए मुझे रहना पड़ता था, तो केवल उस पेड़ की छाया के भरोसे हमने कम से कम 6-8 महीने और बहुत सड़ी गर्मी भी यहाँ पर काटी। तो हमने कुछ पेड़ पौधे और लगाए, वो 10-12 में से केवल 3 ही बचे हैं, जबकि मैंने लोहे की जाली, मतलब इतना खर्चा करके 1200 रुपये की जाली आई, उसमें सरिया ठोक उसको तार से बांधा, इतनी मेहनत करके किया, फिर वो बछड़े टक्कर मार के सारी जाली गिरा दी, जाली गिरा के पौधा खा गए। अब सोनीपत में तो इसलिए फिर आप जैसे जानते ही हैं 2013 में शायद हम लोग पहली बार मिले थे, तो सदा से ही ये विचार था, जैसे मैंने अभी अपनी चर्चा के आरंभ में कहा कि गुरुकुल जिस प्रकार से बनना चाहिए उस प्रकार से 4-5 एकड़ तो भूमि कम से कम चाहिए। तो विचार तो सदा से यही था, लेकिन फिर वही बात कि संस्कृत में जैसा कहते हैं अकरणात् मंदकरणम प्रशस्तम, कि आइडियल जो है वो हो नहीं पाएगा और छोटा काम हम करते नहीं तो घर में बैठे रहो, तो उससे तो बेहतर है कुछ तो करें, तो कुछ तो करें में वाली श्रेणी में ये आया। और आइडियल की ओर जो पहला चरण था कि भूमि होनी चाहिए, तो पिछले वर्ष एक सज्जन की सहायता से उन्होंने पूरा सब कुछ व्यवस्था अपनी ओर से देख ली, जो भी कुछ भूमि के लिए लगता। तो सोनीपत में 5.25 एकड़ के 5.5 एकड़ के आसपास भूमि हमने ली है। तो सबसे पहले बछड़ों को तुरंत वहाँ भेजा, वहाँ धरती होती है तुम लोग जाओ यहाँ से, और गायों को भी वहाँ भेजा, तो गौशाला भी वहाँ पर है, वहाँ पर बन गई है। तो वहाँ आपका गुरुकुल बनाने का गुरुकुल का प्लान वहाँ पर है, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे? शिफ्ट नहीं होगी, इसको भी चलाएंगे। अच्छा, दोनों जगह गुरुकुल रहेगा। उसमें कारण यह है कि एक तो जो बहुत उपयोगी गुण है मेरे विचार से, जो नहीं है तो इनकलकेट करना चाहिए, वो है धैर्य रखने का। मनुस्मृति में भी धर्म के पहले लक्षण में धैर्य ही है, अंग्रेजी में जैसे रेजिलियंस बोल सकते हैं जिसको। तो जैसे अब हमने यहाँ पर एक पैर जमा लिया, जैसा भी सही है, बहुत छोटा है, आइडियल से बहुत दूर है, सारी चीज़ें हैं, वो सब दोष अपने स्थान पर है, पर जब हमने यहाँ पर स्थापित कर लिया है तो इसको छोड़ करके क्यों जाना। एक तो वो विचार है। दूसरा विचार है कि विस्तार की संभावना तो ठीक है, अभी छोटा है, आगे रहेगी। भारत में ऐसी तो स्थिति नहीं है कि बहुत गुरुकुल हो गए, बहुत कुछ हो गया, तो इसलिए इसको भी चलने देते हैं। 20 बच्चे तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं आराम से, वहाँ अधिक बच्चे पढ़ सकते हैं, उसको आइडियल की तरह बनाते हैं, इसको भी चलने देते हैं। तो अभी आपको ये चलाने के लिए ऑपरेशनली, और कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, बट ऑपरेशनली चलाने के लिए प्रति माह कितना पैसा चाहिए होता है? प्रति माह गायों को, बच्चों को, सबको मिला करके 2 लाख से थोड़ा सा ही कम रहता है। 2 लाख 2 लाख प्रति पर मंथ आपको चाहिए रहता है यहाँ पर चलाने के लिए। और इसमें अभी कुछ एक्सपेंशन जैसे ऊपर आपने बनाया, और भी कुछ करना है, या यहाँ पर जो नीड थी वो पूरी हो गई है? नहीं, नीड तो भी पूरी नहीं हुई है। अच्छा। पर जो बनाया ये सेक्शन तो बच्चों के लिए ही रहेगा, ये नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। एक दूसरी बात ये है कि फिर वही इकोसिस्टम वाली बात कि कर्मचारी तो आपको चाहिए। आप ये तो नहीं कर सकते कि बच्चे ही झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, करेक्ट, बच्चे ही भोजन बना रहे हैं, बच्चे ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आना चाहिए सारा काम, वो एक दूसरी बात है, पर ये काम करते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? बिल्कुल सही। तो इसलिए इन सब काम के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो एक मेरा जो सादा से विचार है, और ये सब काम करने के लिए जो जिस श्रेणी से लोग आते हैं वो अधिकतर दूसरे मेंटल मेकअप के होते हैं। तो अब जैसे हम बच्चों को जो भी आधुनिक चीज़ों से एक्सपोजर है, फिल्मों से, टीवी से, मोबाइल से, वो अपने कंट्रोल में देते हैं। देते ज़रूर है, बच्चों को पता रहता है कुंग फू पांडा से लेकर के जेसन वन तक मैंने बच्चों को दिखाई है पर अपने हिसाब से दिखाई है। या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इंटरप्रिटेशन एक बच्चों को देना पड़ता है, तो वो अपनी स्वतंत्र बुद्धि से करेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। ठीक। तो इसलिए बच्चों के साथ मैं देख देख के भयंकर बोर हो चुका हूँ। कुंग फू पांडा मुझे सीन का सीन याद है कुंग फू पांडा देख चुके हैं, चलिए अच्छा है। तो जब तक वो तैयार होंगे 15 साल, 17-18 साल तक, तब शायद वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि वो अपने आप, एक उनको मैं सोचने का तरीका, एक पैराडाइम उनको दे सकता हूँ कि फिर वो उसके हिसाब से चीज़ें तो नई तो अनगिनत आती रहेंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 25, 30, 40 साल के हर समय पर मैं उनको बता रहा हूँ क्या सोचना है। सही। पर शुरू में तो मुझे ही बताना है। जब एक बार एक पैटर्न सेट हो गया, आगे उस पैटर्न के अनुसार एक प्रकार से एक थ्योरम, एक फार्मूला बन गया, वो वैल्यूज़ पुट करने की बात है उसके बाद। ठीक। तो वो चीज़ तक तो मुझे करना पड़ेगा। तो कर्मचारियों के संपर्क में जितना कम आए उतना ही अच्छा है। तो सबकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, कोई किसी से, तो इसलिए ये सेक्शन प्योरली बच्चों के लिए रहना चाहिए। यहाँ पर कर्मचारी जो सफाई वाले वो तो आएगा और किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो कर्मचारियों की दृष्टि से, और गाय का जैसे भूसा बनाना रखना है, भूसा रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है कोई। रसोई है, जैसे रसोई अभी दूसरे सेक्शन में थी, अभी तो हमने टेम्परेरी ऊपर बना दी है, और वो सेक्शन बच्चों के लिए रिक्रिएशनल रूम है। वैसे तो अभी हम उसको उस रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि रसोई ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में खेल लेंगे।
जब बन जाएगा तो रसोई बनानी है, भूसे रखने का कमरा बनाना है, तो ये वो सब सब के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए इसी को एक्सपैंड करने के लिए? 15 के आसपास 15 लाख 15 से 20 तो कम से कम और जो सोनीपत में जगह है उसका क्या विजन है, कितना बड़ा बनाना है वो? उसका विजन ये है कि क्योंकि वहाँ धरती बहुत है तो वहाँ फिर से वही जॉन एफ कैनेडी वाली लाइन आ जाएगी बीच में। हाँ तो मगर कुछ और- अंदाजा बताए, क्योंकि एक बार बना चुकी हो, कितना देना है, नहीं मतलब कितना टोटल कैपिटल एक्सपेंस लगता है? 50 लाख, 1 करोड़, कितना लगेगा? कुछ अंदाजे से ज़्यादा लगेगा? 40 लाख तो वहाँ पर बाउंड्री वॉल के नीचे, बाउंड्री वॉल के लिए चाहिए तो मतलब तो वहाँ 2 करोड़। टोटल वही जो मैं आपसे आइडियल की बात कर रहा था, आइडियल सिचुएशन की जो मैं बात कर रहा था कि जैसा जो भी मैंने शास्त्रादि का अध्ययन किया, बातों को समझा कैसे करना चाहिए, फिर भी जो काम हम करें वो ऐसा हो कि वो फिजिकली भी और मेंटली भी और हर तरह से, मतलब जो आपकी कोर भावना है जी वो आपकी हर एक चीज़ में से एक्सीक्यूट करनी चाहिए। ठीक। ये नहीं, ये वाला चीज़ नहीं है लॉजिकल। और मैंने जितना अध्ययन किया है तो पुरानी चीज़ों से भी ऐसा पिक्चराइजेशन है कि पहले तो जी तरोतला शिक्षा होती थी, पेड़ के नीचे बैठ गए और पढ़ लिए, ये सब कहने की बातें सुनने बिल्कुल। में अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है जो आपकी मरने के बाद भी लंबे समय तक सस्टेन करे और चले, तो आपको इंफ्रा भी उस हिसाब से चाहिए, और उसकी स्टाइलिंग कैसी होगी वो एक दूसरी बात है। तो एक ऑलमोस्ट एक इंस्टीट्यूशन की तरह बनेगा 5 एकड़ में, हाँ, मतलब institution एक की जैसे आजकल कॉलेजेस रहेंगे वैसा कुछ, या कितने हाँ। बच्चे होंगे करीबन उसमें? 200 विद्यार्थी रखने का विचार है। 200 5 एकड़ में हो जाएगा? ये तो बहुत, हाँ नहीं हो सकता है, 200 हो सकता है आराम से, तो बिना किसी घिचपिच के, बिना समस्या के 200 तक रह सकते हैं। और फिर ये भी बात है ना कि 200 एकदम से आज ही मैंने बोल दिया तो आज ही 200 नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, स्केल अप समय लगेगा, धीरे धीरे 3-4-5 साल। वो 3-4 साल भी ये अज्यूम करते हुए कि फंड की समस्या नहीं होगी। फंड की जैसे मैं बात कर रहा था, 40 लाख तो बाउंड्री वॉल के लिए चाहिए, तो स्ट्रक्चर बनाना वगैरह सब कुछ बना करके, और जो अपनी वैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे 2 उसमें तालाब भी खुदवाने पड़ेंगे, धार्मिक कारणों से भी, और बहुत लॉजिकल भी है। वही बात कि वर्षा का जो जल होता है बिल्कुल सारा बर्बाद होता है, तो क्यों उसे बर्बाद करना है? कुछ फिर भी कुछ करके, भी मतलब करने के कुछ अगर ब्रॉडली भी सोचें तो कुछ मे बी 8-10 करोड़ 10-12 करोड़ में भी अगर इतना फंड इकट्ठा किया जाए तो उसको अच्छे से आगे बढ़ाया अच्छे जा से सकता यूटिलाइज किया जा सकता है। तो जैसे अभी मैंने जो सोचा है है, और वो शायद सिर्फ कैपिटल एक्सपेंस के लिए, फिर वो चलाने का capital- जो खर्चा है वो अलग है। वो अलग है। और कितना खर्चा होता है रफली एक बच्चे पर एक बच्चे पर 7,000 के आसपास तो हो जाता है पर मंथ? पर मंथ। तो हो गया 84,000, मतलब करीबन लाख बना लो, एक बच्चे को 1 लाख रुपए पर खर्चा साल आएगा के लिए चाहिए। साल के लिए चाहिए। जी। तो अभी जो मैंने योजना बनाई है तो वो इस प्रकार बनाई है कि सारी बात फिर वही कि कोई ऐसा कहीं से कोई सोने का गड़ा हुआ कलश तो मिला नहीं अभी तक, तो तो वो तो ज़मीन धीरे-धीरे- मगर मिल गई है किसी ने ज़मीन आपको? अपने ही नाम पर है। आपने डोनेट, किसी ने डोनेट करी है? वो नहीं, स्पॉन्सर की है किसी ने। स्पॉन्सर की है, तो किसी ने स्पॉन्सर की, आपने उसको खरीदी? तो पैसे मिले हैं। ठीक, जो तो वो previous मतलब है। बट अपने नाम पे हो गई है ताकि अपने ही वहाँ नाम पर पर बना है। सके। बहुत अपने ही बढ़िया, नाम पर है, ठीक वो है। अपने ही नाम पर है। और एक काम हो गया, अब आगे का हाँ, अभी और बाउंड्री वॉल का काम तो शुरू किया है, तो मतलब वही उन गुरु जी को यहाँ पर ले आते हैं, कौन है ये? जिनसे मैंने स्वयं वेद पढ़ा है। अच्छा। जब मैं कॉलेज में था तो उनसे पढ़ता था। वो- महाराष्ट्र से? नहीं, वो तो नेपाल से, पुणे मूल से। रूप से। अच्छा, तो बहुत अच्छे, मतलब जितना उन्होंने पढ़ा है उतने पर उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप नेपाल से उनको यहाँ लाने की? नेपाल से नहीं, वो गाजियाबाद में। गाजियाबाद में? गाजियाबाद में उन्होंने अध्ययन किया दुधेश्वरनाथ मंदिर में, वहीं पर ही उन्होंने मुझे भी पढ़ाया और वहीं पर ही वो अब पढ़ाते भी हैं। तो ये विचार है कि वो यहाँ पर आकर के अध्यापन करेंगे। मेरी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो वो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा वो एम्प्लॉई और वो वाला ओनर वाला relationship रिलेशनशिप नहीं है। तो बहुत ठीक है, हम उनको सैलरी देंगे, वो एक बात है, और उसमें ये वाली भावना नहीं रहेगी कि आप मेरे नौकर हो या उस तरह की कोई बात नहीं है। तो वो पूरी ओनरशिप के साथ यहाँ रह सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाने में उनका मन भी है बच्चों को, इसीलिए उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए इतना परिश्रम किया भी, क्योंकि मैं अकेला ही पढ़ता था उनसे, और बच्चे नहीं थे और मुझे पढ़ाने के कोई पैसे नहीं मिलते थे। मुझे ना भी पढ़ाते तो भी उन्हें कोई नहीं कहता कि पढ़ाओ इसको, मैंने कभी उन्हें कुछ नहीं दिया। तो उनका मन है कि उनको पढ़ाने के लिए कहीं ऐसा स्वतंत्र स्थान मिले जहाँ उन्हें पैसे की भी चिंता न करनी पड़े और पढ़ा भी सकें। बहुत बढ़िया। तो इसलिए उनको यहाँ लाने का विचार है कि वो यहाँ रह करके इस पाठशाला को संभालें। मैं सोनीपत जाता हूँ, और वहाँ पर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग अभी जो सिचुएशन है तो 1.5 घंटे पड़ता है। एक पुल है यमुना जी पर, वो बन रहा है अभी, हमें फालतू का 15 किलोमीटर दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा, फिर 15 वापस। तो ये 30 किलोमीटर का चक्कर जब वो पुल बन जाएगा तो ये बच जाएगा, कट जाएगा। तो तब तो 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, अभी 1.5 घंटा लगता है। जो मेरठ रोड है, ये मेरठ से सोनीपत रोड, वो बन गया है 6-8 महीने पहले, वो भी नहीं बना था।
इन बच्चों का 10th के एग्ज़ाम में भी NCERT सिलेबस से इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, तो नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई भी सब करते हैं? हाँ, 10th का एग्ज़ाम आधुनिक शिक्षा जो चाहिए, क्योंकि वही बात है ना कि बाद में मतलब ये जो वेद की इन सब की जो पढ़ाई है वो एक प्रकार से इस प्रकार की हो गई है कि आप यदि बहुत बड़े विद्वान बन गए तब तो आपको पैसे के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एवरेज लोगों के लिए स्कोप नहीं है, कुछ बॉलीवुड टाइप की चीज़ हो गई है। ठीक है। बाकी लोग जीवन भर स्ट्रगलर ही रह जाते हैं। So, जबकि इसलिए मॉडर्न एजुकेशन इस प्रकार से सेटल हो गई है कि एवरेज लोग भी या बिलो एवरेज भी बाद के जीवन में थोड़ी मेहनत अधिक कर लें तो कुछ कर पाते हैं। बिना मेहनत के भी कर लेते हैं। मीडियोक्रिटी तो पूरे समाज में फैली पड़ी है, वो तो बिना मेहनत के और बिना टैलेंट के हो जाती है। तो ऐसे में जो इस लाइन से जो लोग निकलेंगे और निकलते हैं और जो एवरेज या बिलो एवरेज रह जाते हैं तो उनके मन में एक रिजेंटमेंट भी आ जाता है। वो बड़ा ऑब्वियस है कि हम वेद पढ़ने के लिए गए, क्या हुआ हमारा। और हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये एक जेन्युइन बात है। बचपन में भी आप नहीं बता सकते कि ये बड़े होकर पढ़ेगा, मतलब बड़े होने तक ये विद्वान बनेगा या नहीं बनेगा, वो बचपन में नहीं बता सकते। तो देखते देखते ही होता है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। दोनों तो यहाँ पर सारे बच्चों की दोनों वेद की भी एजुकेशन है और दूसरी भी। जी। कौन पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, मेरी पत्नी पढ़ाती हैं और कुछ एक मित्र हैं, जैसे जिन भैया के बारे में आपको बता रहा था, आकर्षण भैया, शुरू में जो बता रहा था। ऑनलाइन क्लासेस वो भी लेते हैं कभी कभी, तो चलता रहता है। बाकी बच्चे खुद भी पढ़ पाते हैं फिर हिंदी इंग्लिश सब? बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस। बहुत बढ़िया। ये पाकशाला है, भोजन बनता है यहाँ पर। तो अभी तक पहले तो दूसरे स्थान पर बनता था, 1 महीने से यहाँ बनने लगा है। पहले दूसरे के भवन में बनाते थे, ऐसे ही यारी दोस्ती में उधार लेके, और अल्टीमेटली इसको दूसरे के कहीं और ले रखे, वहाँ बनाते थे। अब यहाँ बनाने लगे तो कम से कम ये झंझट समाप्त हो कि वहाँ भोजन बनेगा। फिर बनाने वालों पर ध्यान भी नहीं रख पाते थे, तो कैसा बना रहे, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा ठीक से बन पाता है। और अल्टीमेटली इसको दूसरे, जो मैं आपको बता रहा था कि एक और सेक्शन बनाना है, अल्टीमेटली इसको वहाँ बनाना है। तो इसको अभी यहाँ काम चला रहे हैं, बाद में ये रिक्रिएशनल रूम बन जाएगा। अभी जैसे बहुत ठंड पड़ी थी तो बाहर खेलने के लिए भी कुछ नहीं था, तो एक जन ने टेबल टेनिस की टेबल बाहर में भेजी अपने जमीन में। अच्छा। तो वो नीचे रखी हुई है दूसरे रूम में, तो अभी उसमें खेलते हैं, पर वो छोटा है, उसमें ढंग से नहीं खेल पाते। यहाँ आ जाएगी तो थोड़ा ठीक से खेल पाएंगे।